यस सर। स्टार्टेड। चलो, अच्छा देखो, तो लास्ट 2-3 वीक से हम लोग लेवरेज माथा खराब किए लेवरेज में, अभी दूसरे चीज में माथा खराब करना है। ऐसे ये जो टॉपिक है एक्चुअली लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, एक साथ देखा जाए तो कॉम्बो भी बोल सकते हो आप इसको, मैंने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड टॉपिक है। नॉर्मली लोग कैपिटल स्ट्रक्चर करके फिर लेवरेज करते हैं, पर मैंने थोड़ा इस बार उल्टा किया, लेवरेज पहले करवाया, कैपिटल स्ट्रक्चर को बाद में दिया। कोई बात नहीं सर, समझ में आ जाएगा। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी डिस्कशन हो जाना चाहिए कि लेवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है और लेवरेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ऐसे लेवरेज का दूसरा नाम क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन लेवरेज। ठीक है, मैंने बेसिकली लेवरेज क्या हम लोगों को क्या सिखा रहा था, 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर दे रहा था, डीओएल, डीएफएल एंड डीसीएल और डीटीएल। ठीक है, जो भी बोलो, ये बेसिकली हमें ये सिखा रहा था कि भाई कंपनी, तुम जो बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारा जो भी अलग अलग फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेटिंग रिस्क है, तो रिस्क लेना अच्छा या बुरा ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली लोगों का ऐसा सोच होता है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए या फिर ज्यादा रिस्क ले लिया। अगर तुम कंट्रोल कर सकते हो तो रिस्क इज ओके, अगर कंट्रोल के बाहर है तो फिर रिस्क प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर किसी कंपनी के बैलेंस शीट में बहुत लोन दिखता है तो इसका मतलब क्या लोन ज्यादा दिखने से ही दिक्कत हो जाएगा? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे काफी बार अदानी के बिजनेस के बारे में लोग बोलते हैं कि इसका इसका बैलेंस शीट चेक करो, बहुत ज्यादा लोन का पार्ट है। अरे भी उसका तुम एसेट भी चेक करो और उसका बिजनेस का करंट ग्रोथ भी चेक करो। अगर बिजनेस ग्रोथ ही ग्रोथ है, अगर बिजनेस पे ग्रोथ है, अगर एसेट साइड काफी स्ट्रांग है क्योंकि उसका जो पोर्ट बिल्डअप है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो उसके पास है, अगर तुम उस दोनों को कंपेयर करो तो लाइबिलिटीज ओके, क्योंकि वो मैनेजेबल है उसके लिए। आप बात समझ रहे हो ना सर? मैं क्यों अचानक से अदानी का बात छेड़ दिया कंट्रोवर्सी करने के लिए? हाँ हाँ, अदानी का, हाँ अदानी पावर्स में, हाँ। अब मैंने अदानी का बात इसलिए किया क्योंकि वो लास्ट लास्ट ईयर से लेके इस ईयर के स्टार्टिंग तक हिंडनबर्ग, ठीक है, वो बेसिकली अदानी के इस पर्टिकुलर ये लोन के मामले में ही बार बार पिन मार रहा है, लोन है लोन है लोन है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, इतना वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, वो अलग बात है, अब मैं उस मुद्दे पे नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन अल्टीमेटली मैटर वही लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके ही है। ये जो आवाज ये लोग उठा रहा है वो कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके है। तो क्वेश्चन उठता है सर कि जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर लेवरेज जैसे टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, हम लोग ना बिजनेस का जो प्रैक्टिकल पैरामीटर है उसको थोड़ा सा देखना चाहिए। कहाँ चला गया भाई? इधर। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा आपको अभी लेवरेज में तो बात किया, ठीक है, रिस्क कैसे होता है और आपको पता भी है कि लेवरेज हम लोगों को क्या सिखाया। चलो, जैसे मैं आपको अदानी का बात कर रहा था तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ एक बार, कि हमें ये बताना चाह रहा था सर, ये जो कंपनी का रेवेन्यू से लेके ईपीएस तक का जर्नी है, इस पूरा जर्नी में दो जर्नी से, ये पूरा ओवरऑल जर्नी दो हिस्से से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक रेवेन्यू से लेके ईबीआईटी तक और एक ईबीआईटी से लेके ईपीएस तक। ठीक है, तो रेवेन्यू से लेके ईबीआईटी का जर्नी ऑपरेटिंग रिस्क का कॉन्सेप्ट है। मैंने बिजनेस का जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है उसके कारण बिजनेस में जो रिस्क होता है, मैंने बेसिकली मेरा रेंट है फिक्स्ड, मेरा डिप्रिसिएशन एसेट का, यूज करे ना करे हर साल एसेट का डिप्रिसिएशन होता जाएगा। तो ये बिजनेस के लिए चिंता है, और ये चिंता अगर मैं रिसेंटली आप लोगों को एग्जांपल दिया था, क्या नाम था कंपनी का? जेट एयरवेज, है ना? बिजनेस ऑपरेट नहीं कर पाया, फाइनेंशियल रिस्क तो बाद में सर, उसका मेन प्रॉब्लम तो ऑपरेशन में ही हो गया, वो डे टू डे ऑपरेशनल खर्चा नहीं निकाल पा रहा था। और ये सिर्फ इसका अकेला का नहीं है, इंटर एयरलाइंस बिजनेस का ही सबसे बड़ा चैलेंज है। मैंने इंडिगो कैसे चल रहा है ना, ये सच में मतलब मतलब एक ही मात्र एयरलाइंस है ना, तुम भारत में कहीं भी जाने के लिए सोचो वो इंडिगो इज ओनली, प्रॉपरली देखा जाए तो। बाकी एयरलाइंस मिले ना मिले कुछ और, एयर इंडिया आजकल थोड़ा सा उसका फ्रिक्वेंसी ठीक ठाक हुआ है टाटा के पास आने के बाद। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिगो कैसे मैनेज कर रहा है ऑपरेशनल ये प्रॉब्लम को, ये बहुत ही देखने वाला बात है। ठीक है, तो उसके पहले कितना लोग आया गया, ठीक है, ऊपर से और एक आया है सर झुंझुनू वाला सबका, आकाशा। ठीक है, अब वो भी देखने लायक होगा कि वो कैसे मैनेज करते हैं। आकाशा एयरलाइंस देखे हो? हम्म, आकाशा ही बोलते थे उसको, आकाशा ऑरेंज कलर का होता है। मैं देखा उसका फ्लाइट, चढ़ा नहीं अभी तक। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट कि ये सब बिजनेस को ऑब्जर्व करना, उसका मतलब फ्लाइट में चढ़ो ना चढ़ो फर्क नहीं पड़ता, जब भी उसका बिजनेस कुछ भी आता है ना, देखो उसका बैलेंस शीट खोल के कि भाई कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या ऑपरेशनल रिस्क है कि नहीं। सो लेवरेज हम लोग को ये सब चीज बता रहा था कि बिजनेस रेवेन्यू अर्न करेगा, फिर वहां से लेके अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव करने का चैलेंज है उसको।
Now क्वेश्चन इज दैट ये सारा खेल एक्चुअली स्टार्ट होता है कैपिटल स्ट्रक्चर से। अगर बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली मेंटेन होगा, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर से एक चीज आपको मैं बताता हूँ, जैसे बहुत सारा चीज मुझे लिखाना भी है, बताना भी है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया देना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर का स्टोरी सुना रहा हूँ। फाइनेंशियल डिसीजन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ना कितना इंपॉर्टेंट है, इसी चीज में मैं थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स उसके साथ साथ कनेक्ट करने का कोशिश करूँ। कि कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर ना बहुत सारा थ्योरी बना है, थ्योरी इन द सेंस वर्ल्ड में बहुत फेमस फेमस फाइनेंशियल मैनेजर्स लोग, ठीक है, जो कंपनी में बहुत साल काम किया है, ठीक है, आज से नहीं सर, कम से कम 100 साल पुराना बात कर सकते हैं आप। तो उसमें ना वो लोग डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरी को डेवलप किया। कभी नेट इनकम अप्रोच के नाम पे एक थ्योरी, लिखने का जरूरत नहीं है अभी, जस्ट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लिखाऊंगा। ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम पे, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के नाम पे। फिर यहाँ पर एक बहुत महान इंसान है, महान इसलिए बोलेंगे क्योंकि बहुत सेलिब्रेटेड है सर, मॉडिगिलनी एंड मिलर, ठीक है। इनका एक तो आप यहाँ पर पढ़ोगे, इसका और एक जगह में पढ़ोगे, डिविडेंड डिसीजंस बोल के एक चैप्टर आएगा, उसमें भी इसके बारे में पढ़ोगे, मतलब अल्टीमेटली यही सोच वहां पर भी काम आएगा, ठीक है। फिर आता है सर ट्रेड ऑफ थ्योरी, पेकिंग ऑर्डर थ्योरी, ठीक है, इस तरह का कुछ थ्योरी है। और इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग एरिया है सर ईबीआईटी, ईपीएस एंड एनपीएस एनालिसिस, ठीक है। बेसिकली इसको हम लोग प्रॉपरली ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस बोलते हैं, आजकल एनपीएस को भी एक एडिशन दिया है। अभी ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस का मतलब अल्टीमेटली बात वहीं पर आ जाता है ना सर, ये जो ईबीआईटी है जो हम लोग रिसेंट ट्रेंड में लेवरेज में सीखा है ना, तो अल्टीमेटली ये ईबीआईटी से लेके ये जो ईपीएस का जर्नी है, ये कैसे फुलफिल हो रहा है, और उसमें एक बिजनेस अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू से उसको कैसे मैनेज कर रहा है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर से एक चीज आपको समझना पड़ेगा, नॉर्मल एक बिजनेस कैपिटल कहाँ से जुगाड़ करते हैं, पापा के पास तो सबका होता नहीं है ना, सबका पापा का तो होता नहीं है, तो अगर पापा का नहीं रहेगा तो लोन लेना पड़ेगा, या फिर दोस्तों से या रिलेटिव से उधार लेना पड़ेगा। अब दोस्त रिलेटिव जो उधार देता है वो मे भी मानो कि एंजल मनी की तरह है ना, वो आपको भरोसा करके थोड़ा दे रहा है, सूद वूद कुछ नहीं लेना है भाई, बस मेरे को वापस कर देना, यही बोलते हैं ना रिलेटिव्स, ठीक है। तो वो भी एक तरह का कैपिटल है, बट इसको हम लोग इक्विटी कैपिटल ही मान सकते हैं, है ना। दोस्त या रिलेटिव जो भी दिया है, या फिर माँ ने मानो कि अपना पापा से जो भी बोल बोल के हटा के रखा था, कुछ 50,000 1 लाख माँ के पास भी है, वो भी तुमको दिया, ठीक है। तो ये जो तुम इक्विटी कैपिटल जुगाड़ किए, और कुछ अपने से भी तुमने किसी तरह से जॉब करके मैनेज करके बिजनेस के लिए लगाया, तो ये हो गया तुम्हारा इक्विटी, ठीक है। और एक पैसा, इतने में तो होगा नहीं ना सर, अब तुम बैंक को अप्रोच करते हो प्रोजेक्ट लेके कि भाई मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, या फिर इतना दिन में मैं छोटा छोटा करके इस तरह का रेवेन्यू या सेल जनरेट किया हूँ। अब तुम बैंक के पास वो चीज लेके चार्टर्ड का एक पूरा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड का साइन वगैरह लेके सबमिट करते हो, तो फिर बैंक उसमें अगर तुम्हारे बिजनेस पे, और अगर सरकारी कुछ हेल्प भी मिल जाए, लाइक सब्सिडाइज लोन देता है ना, मुद्रा योजना, ये योजना, तो उसमें तुम अप्रोच करते हो, तो इस तरह से तुमको एक लोन मिलता है। तो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है लोन लेके, और थोड़ा बहुत अपना पैसा लेके। अब देखा जाए तो वही दो ही चीज है बिजनेस में, एक लोन वाला और एक ओन वाला, ओन माने अपना, लोन माने उधारी वाला, इन सिंपल तो वही है। मेरे हिसाब से फाइनेंस को समझना है ना, पान वाला के एंगल से सोचो, ठीक है। वैसे ज्यादा टाटा बिरला अंबानी सोचोगे तो फाइनेंस बड़ा ऐसे मतलब क्या चीज है भाई, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन सिंपल एक पान वाला के एंगल से सोचोगे, फुचका वाला के एंगल से सोचोगे, तो फाइनेंस इतना भी मुश्किल वाला पेपर नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो लोन कैपिटल है, ओन कैपिटल है, इसको मैनेज कैसे कर रहा है, और इसको मैनेज करने के बारे में फाइनेंशियल थ्योरीज क्या कहते हैं, इस चीज को जानने का पूरा कोशिश हम लोग करें। अब इसमें थियोरेटिकली यहाँ पर कुछ बात ये लोग कह रहा है, किताबी बात, क्या बोलते हैं देखो, थोड़ा सा सुन लो, बोरिंग नहीं है, एग्जाम में ये सब चीजें के बारे में आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। 15 मेरे को कैसे दे, कैपिटल स्ट्रक्चर देखो, अभी मैं जब जो चीज आपको इतना देर से हल्का फुल्का पान वाला पुचका वाला कर रहा था, यही बात ये लोग इंग्लिश में सजा धजा के बोल रहे थे, सजा धजा के ही बोला। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अब सोर्स ऑफ फाइनेंस में मेनली दो ही चीज है, जो कि आपको मैं बोला, एक लोन और एक ओन, ठीक है। अब लोन में तुम थोड़ा सा वैरायटी ढूंढ सकते हो, एक बैंक लोन हो सकता है ना, डिवेंचर हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है ना, बॉन्ड हो सकता है। तो ये मेनली लोन एरिया में तीन मेन सोर्स है। बैंक लोन माने टर्म लोन भी बोलता है, बैंक लोन को हम लोग टर्म लोन बोलते हैं। डिवेंचर माने बेसिकली जो पब्लिक कंपनी को देता है, ठीक है, वो भी एक तरह का लोन ही है पूरा का पूरा, विथ इंटरेस्ट, मानो 11% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, है ना। या फिर बॉन्ड, मैं दिखाया ना आप लोगों को बहुत बार, एनएससी बॉन्ड के साइड से। हाँ सर,
दिखाते रहता हूँ ना सर, पढ़ाते पढ़ाते नहीं देखे क्या आप? देखे हो? नहीं देखे? देख लो। नेट स्लो है आज। देखो, ये एनएसी बॉन्ड का साइड है, इसमें ये बॉन्ड डिवेंचर एक ही तरह का ऑलमोस्ट काम करता है। लिटिल बिट डिफरेंस है लीगली, लीगली लिटिल बिट डिफरेंस है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसका। थोड़ा लीगल मैंने डिवेंचर और बॉन्ड में जो डिफरेंस है वो कॉर्पोरेट लॉ में समझा दूंगा सर, कि कहाँ लीगल कॉन्सेप्ट में डिफरेंसेस है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है फाइनेंशियली। देखो तो ये देखो, ये नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका सीरीज देखो, एनए सीरीज का नाम है, रेगुलर टाइप ऑफ बॉन्ड है। देखो कितना कूपन रेट बता रहा है, 7.60। इसका मतलब ये कंपनी मार्केट से 7.60 रेट से लोन उठा रहा है, इसका सिंपल मतलब है। अब जो भी पब्लिक इस पर्टिकुलर एनएचआई के बॉन्ड पे खरीदारी करेगा, परचेस करेगा, वो बेसिकली क्या कर रहा है, एनएचआई को अपना फंड दे रहा है। बदले में एनएचआई को क्या मिल रहा है, कैपिटल मिल रहा है। उसके स्ट्रक्चर में कैपिटल के नाम पे ये बॉन्ड कैपिटल या डिवेंचर कैपिटल ऐड हो जाएगा, लेकिन बदले में उसका कॉस्ट ये है सर। और क्योंकि ये सब बॉन्ड ना मार्केट में ट्रेड भी होता है, इसलिए देखो फेस वैल्यू 1000 से बढ़ के 11 से 25 हो गया। ये सब ट्रेडेबल है तभी। और इसका देखो क्रेडिट रेटिंग वगैरह भी दिया हुआ है। माने क्रेडिट रेटिंग क्या होता है कि कंपनी कितना स्टेबल है, माने तुम्हारा पैसा डूबने का चांसेस ज्यादा है कि कम है, इस चीज के बारे में बताते हैं। जैसे क्रिसिल का ट्रिपल ए स्टेबल है, केयर कौन है, क्रिसिल केयर, ये सब रेटिंग एजेंसीज है, फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी। हाँ आईसीआरए, हाँ आईसीआरए इकरा, ठीक है, फिच फिच भी है, ठीक है, मूडीज इज ऑल्सो, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, तो इंडिया में ये सब ज्यादा अभी चल रहा है, ठीक है। अब पॉइंट इज दैट ये सब रेटिंग एजेंसी बेसिकली फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी, आप लोग जैसे लोग ही यहाँ पर पढ़ाई करके आगे जाके पास आउट करके यहाँ पर जाके काम करता है, समझ में आ रहा है सर? तो वहां पर जाके आप करते क्या हो, कंपनी का पूरा बैलेंस शीट स्ट्रक्चर पूरा चेक करते हो, और उसको चेक करके उसका फर्दर बिजनेस को चेक करके वैल्यूएशन चेक करके कि बिजनेस लॉन्ग टर्म में फेलियर होने का चांसेस ज्यादा है कि कम है, इसको देख, और उसके थ्रू से क्रेडिट रेटिंग होता है। ऐसे सिंपल बात है। जब हम लोग नॉर्मल इंडिविजुअल लोग बैंक लोन लेने जाते हैं तो हम लोग का सिविल चेक करता है, सिमिलरली कंपनी का सिविल चेक करने का एक कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं, दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब ये देखो परसेंटेज चेंज अभी तक कितना हुआ है, ये सब दिया है। अब इसमें एक कंपनी नहीं है, बहुत सारे हैं, एनएचआई है, हटको है, एनटीपीसी है, बहुत सारे हैं, मतलब आपको मैं खत्म नहीं कर सकता। देखो ना कितना स्क्रॉल स्क्रॉल, देखो कितना छोटा है, मतलब आप यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना सारा कंपनीज इस तरह से मार्केट से लोन लेता है, ठीक है। सो जस्ट मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाया, ऐसा नहीं कि सर हवा में कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, ठीक है। बस यही सब चीज कैसे मैनेज करता है कंपनी, इसको समझने के लिए आप लोग को ये सब चीज जानना है। कि कंपनी तो मार्केट से लोन उठा लेगा, लेकिन कंपनी को वो चीज मार्केट में बिजनेस करके मैनेज भी करना है ना, इन सिंपल। अगर 1 लाख टका तुम लोन लेते हो यार, बॉन्ड उठाते हो, और उसमें अगर तुम बोलते हो कि 10% इंटरेस्ट देंगे, देंगे मैंने कंपनी की तरफ से सोचो, ठीक है, तो 10% मैंने 10,000 टका तुमको पे करना पड़ेगा। अब सिंपल बात है इसमें एकदम पाती बात है भाषा में, कि 1 लाख में 10,000 अगर कंपनी का कॉस्ट हो जाता है, इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी बताऊंगा, तो 10,000 टका कॉस्ट है, तो कम से कम इतना रिटर्न तो कमाना पड़ेगा रे बाबा, कि ताकि बिजनेस सर्वाइवल मोड में चले। तो 1 लाख टका तुम अभी मार्केट में इन्वेस्ट करके अगर एटलीस्ट 15% कमाते हो, तो कम से कम 15,000 टका तुम इनकम कर रहे हो, ठीक है। तो 5% तुम्हारा रहेगा, उसमें भी तुमको अपने बिजनेस का, लोगों का जो उसके तुम रखे हो बिजनेस पे, उसका सैलरी वगैरह देके, फिर जो भी बचेगा, लोन का इंटरेस्ट तो तुम्हारा लोन का प्योर खर्चा है, उसके बाद जो बचेगा उसमें से अपना बिजनेस चलाने का खर्चा, एम्प्लॉय का जो भी सैलरी वगैरह है, उसके बाद अगर 1 टका 2 टका कमा पाते हो, तो जाके तुम सर्वाइवल मोड पे रहोगे, है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये प्रॉपरली मैनेज ना हुआ तो फिर बहुत गड़बड़ हो सकता है। हाँ बॉन्ड इशू करना है तो लिस्टेड करना पड़ता है। ऐसे प्राइवेट कंपनी भी बॉन्ड इशू कर सकता है, मैंने, लेकिन वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से होता है। लेकिन अगर तुमको ऐसे जैसे एनएससी में जो भी कंपनी है सब पब्लिक कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी एक भी नहीं है, या तो सरकारी कंपनी है या फिर स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी, वही लोग बॉन्ड इशू किया है, ठीक है। चेक कर सकते हैं, एनएससी बॉन्ड टाइप करना गूगल में जाके, और किसका बॉन्ड क्या दाम में चल रहा है। ज्यादातर केस में जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, वो बैलेंस फंड बनाता है ना, देखना बैलेंस फंड, कुछ फंड इक्विटी में देता है और कुछ फंड बॉन्ड में देता है, वो सब फंड का पैसा ये सब बॉन्ड में जाता है। अब चलो फिर वो म्यूचुअल फंड का डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। So what is the point sir? Capital structure is the combination of capital from different source of finance. अब आपको लोन कैपिटल के थ्रू से मिल रहा है, आपको ओन कैपिटल के थ्रू से मिल रहा है, बीच में और एक सोर्स होता है प्रेफरेंशियल,
ये कभी कभी आता है, रोज रोज नहीं आता, बट कंपनी स्पेशल सिचुएशंस पे प्रेफरेंस शेयर इशू करता है। ठीक है, कब करता है? जब कंपनी ना इक्विटी का पूरा भरोसा मार्केट में नहीं है, तब कंपनी प्रेफरेंस पे जाता है। क्यों? इक्विटी क्यों नहीं भरोसा कर पाता? व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस? अगर कंपनी का प्रॉपर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो इन दैट केस, हाँ वेरी गुड सर, वेरी गुड। मैंने बेसिकली जब कंपनी के बिजनेस के ग्रोथ के बारे में नॉर्मल इक्विटी वाले लोग, ठीक है, जैसे हम लोग जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ये तो हम लोग इक्विटी वाले हो गए ना। तो लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि कंपनी देख रहे हैं कि इक्विटी इशू तो कर रहा है, लेकिन लोग इक्विटी खरीदने के लिए सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में तब कंपनी को ना थोड़ा रिस्क उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का रिटर्न फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो कंपनी तब बोलता है कि 12% रेट में मैं प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा, या 11% रेट में मैं प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा। तो जो पब्लिक अब प्रेफरेंस शेयर पे पैसा देगा कंपनी को, उनके दिमाग में क्या चलेगा? भाई बैंक में देखो तो 7.5% मैक्सिमम, 7.25 मैक्सिमम, ठीक है। बॉन्ड का ऑलमोस्ट 9-10% चल रहा है ऑन एन एवरेज, थोड़ा और 1-2% ज्यादा मिलेगा, तो चलो हो सकता है कि हमको एक्स्ट्रा मिलेगा, और क्योंकि फिक्स मिलेगा तो फिर वो थोड़ा सा बेट लेता है। क्योंकि शेयर होल्डर के लिए भी तो थोड़ा चिंता का विषय है ना, कि वो बेट ले कि ना ले। और कंपनी के लिए रिस्क क्या है? क्योंकि उसको ये अमाउंट देना ही पड़ता है, फिक्स्ड अमाउंट, मैंने चाहे उसका इनकम थोड़ा कम भी हो जाए, ठीक है, उसको प्रेफरेंस का पैसा देना पड़ेगा। इक्विटी को मिले भी ना मिले फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि इक्विटी को कुछ मिला ही नहीं, अर्निंग पर शेयर कुछ बचा ही नहीं, बट प्रेफरेंस को देना पड़ेगा। हाँ, लॉस मेकिंग सिचुएशंस में प्रेफरेंस शेयर को थोड़ा सा हम लोग आगे क्यूमुलेटिव कर सकते हैं। अगर बिजनेस लॉस मेकिंग है तो प्रेफरेंस शेयर को बोल सकते हैं कि अभी लॉस चल रहा है, आपको मैं कुछ दे नहीं सकता, बाद में आपको क्यूमुलेटिव पे देना पड़ेगा। मैंने उसका जो भी हिसाब होता है उसको क्यूमुलेट करके 2 साल बाद 3 साल बाद उसको चुकाना पड़ेगा। बट इक्विटी से पहले प्रेफरेंस मिलता है, तभी इसका नाम प्रेफरेंस है। हाँ, तो प्रेफरेंस को पहले मिलेगा। मैंने जब कंपनी बंद होता है, जो बात शुभजीत शुभजीत उठा रहा है, तो शुभजीत बेसिकली बोल रहे हैं कि मानो एक बिजनेस बंद हो रहा है, ठीक है। सपोज एक कंपनी है, वो लिक्विडेशन में जा रहा है, ठीक है, ये कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, लिक्विडेट माने बंद किया जा रहा है कंपनी। अब जब कंपनी बंद होगा तो लोग लाइन लगाते हैं, पैसा दो करके, ठीक है। ये लाइन लग गया, ये भी लाइन लग गया। ऐसा कार्टून देखा आप लोग? हाँ, आपको पता है मेरे को अवार्ड मिलता है ये सब कार्टून बनाने के लिए, सीरियसली ले लिया। नहीं लिया? हाँ, पता है कि सर का बात सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये देखो, ये जो 3 लोग लाइन दिया है ना, ये सबसे पहले ना लोन होल्डर वाले हैं या क्रेडिटर है। अगर क्रेडिटर को मैं साइड कर दूं, ये लोन होल्डर है। लोन होल्डर वाले कंपनी का जो भी एसेट में क्लेम है ना, सबसे पहले लाइन लगा कि भाई मैंने तुमको लोन दिया था, तो इसका इसका हक सबसे पहले है। सेकंड हक मिलता है प्रेफरेंस वाले को। मैंने लोन के अंदर तुम डिवेंचर, बॉन्ड, नॉर्मल लोन जो भी आगे आए उसको आगे मिलेगा, इस तरह से सिक्योर्ड वालों को पैसे पहले मिलेगा, अनसिक्योर्ड को सेकंड में मिलेगा। मोटामोटी लोन वाले हैं तो तुम सबसे पहले लाइन पे लग जाओ। समझ में आ रहा है? प्रेफरेंस शेयर वाले सेकंड में लगता है, और सबसे लास्ट में अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी वाले। अगर बचा तो मिलेगा, नहीं बचा तो गया। इसीलिए इक्विटी इक्विटी शेयर का मतलब ही होता है ट्रू ओनर। ट्रू ओनर का मतलब क्या हुआ? कि कंपनी के दुख में भी है, कंपनी के सुख में भी है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि वो कंपनी के सुख में है, दुख में नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ प्रेफरेंस वाले में है, इसीलिए प्रेफर्ड। और लोन वाले, वो तो बाहर का है, वो तो कंपनी के अंदर का है ही नहीं। वो तो वो तो कंपनी का है ही नहीं, वो तो बाहर का है। वो कंपनी को तो बस बाहर से लोन दिया था, उधारी है। प्रेफरेंस शेयर फिर भी कंपनी का अंदर का बंदा है, मेंबर है कंपनी का, प्रेफर्ड मेंबर है, उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। SC ST OBC की तरफ, डोंट टेक इट इन ए पर्सनल वे, लेकिन उनको भी एक प्रेफरेंस मिलता है ना सर। ये जो सिस्टम बना के रखा है अभी तक, तो वो प्रेफरेंस वाले जनरल कास्ट से, जैसे SC ST OBC को पहले प्रेफरेंस मिल जाता है कॉम्पेयर टू जनरल कास्ट, उस तरह का हो गया। तो कुछ कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट। आई नो यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो SC ST OBC से बिलोंग करता है, ठीक है, मैं भी किसी ना किसी में फिट हो जाऊंगा शायद, ठीक है। बट पॉइंट वो नहीं है, जस्ट आपको एक सिस्टम बताया। आजकल ये सब जात पात मायने नहीं रखता, लेकिन जॉब के चक्कर में तो ऐसा कंट्रोवर्सी तो होता रहता है ना। ओ अच्छा, स्टाइपेंड वगैरह उसमें भी, हाँ उसमें भी SC ST वाले को सुविधा ज्यादा मिलता है। आजकल
सर ये सब क्यों नहीं देगा? पहले जनरल कास्ट वाले SC ST वाले को लूटा था ना एक जमाने में, अब उसका भरपाई चल रहा है। अब भरपाई चल रहा है। जब वो एक जमाना था मिडिल पीरियड में, जब ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज सबको एकदम नीचे नीचे दिखाता था, ठीक है, अब उसका बदला चल रहा है। और जब ये बदला पूरा इक्वल हो जाएगा तब ये सिस्टम भी तो कुछ वैसा ही समझ। अच्छा देखो, अब इसमें क्या बोलते हैं कि कंट्रोल, देखो क्या बोलते हैं, फॉर द सोर्स एंड क्वांटम ऑफ कैपिटल इज डिसाइडेड कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ये कितना कैपिटल लिया जाए, कौन सा सोर्स यूज किया जाए, ये कोई जोक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अब उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन इन सच ए मैनर दैट एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर कंटिन्यू टू होल्ड मेजॉरिटी स्टेक। रिस्क बताते, कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन इन सच ए मैनर दैट फाइनेंशियल रिस्क ऑफ ए कंपनी डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड टॉलरेबल लिमिट। एंड ऐसा ना हो कि कंपनी सहन नहीं कर पा रहा है, जैसे कि बिग बाजार का हालत हो, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। समझ रहे सर? ये ज्यादा प्यार मैंने क्या, ज्यादा पैसा का पैसा आ गया, लोन से आ गया, इक्विटी से। अभी इक्विटी का एग्जांपल में बाईजूस ले लो, इतना ज्यादा इक्विटी खा लिया कि पैसा का क्या करे संभाल ही नहीं पाया, है ना? बाईजूस का ही हाल हुआ ना, ज्यादा प्यार हो गया, मैंने पैसा इतना मिल गया, बाईजू का इक्विटी मिला सब, तो बाईजू का लोन का प्रॉब्लम नहीं है, बाईजू का शेयर होल्डर का इश्यूज है। जो बाहर का, जो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल मार्केट से जो बड़ा बड़ा फंड उनको मिला था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अमेरिका से मिला है, दुबई से मिला है, फंड तो भरा भरा मिल गया, और पैसे को मैनेज नहीं करेगा, क्योंकि एक बार कैश लिक्विड की तरह आ जाता है ना, और फिर बिजनेस में उस तरह से जनरेशन नहीं है, रिटर्न जनरेट नहीं है। अब उसको ठीक करने के लिए बड़े बड़े लोगों को वादा कर दिया, समझ रहे हो सर, हम तुमको इतना ही रिटर्न देंगे, उतना रिटर्न देंगे। अब ये सब लोग बोल रहे हैं भाई तुम तो टोपी पहना रहे हो हमको, और उसको ठीक करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस हो गया उस पर। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ने भी पूरा उस पर छानबीन चला रहा है। एक तो टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं किया, डेलॉइट को चांस, ये ऑडिट का ये मिला था, डेलॉइट ने ऑडिट बीच में छोड़ के भागा। सोचो, बिग फोर जैसे फर्म बीच में छोड़ के भाग रहे, क्योंकि पुराना बात होता ना, पुराना बात माने, अगर सत्यम स्कैम का बात याद है ना, हम लोगों में बोलते रहता हूँ ऑडिट में, 2010-11 का बात होता तो शायद मैनेजेबल था, क्योंकि उस टाइम पे ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड में ये सब चीज चलता था। लेकिन अभी क्या है ना, एक करप्शन फ्री इंडिया बनाने का कोशिश चल रहा है। कोई भी फार्म अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता है, क्योंकि एक बार दाग लगेगा, जैसे पीडब्ल्यूसी को लगा है, वो आज तक पीडब्ल्यूसी का धोया नहीं है सर, ठीक है। पीडब्ल्यूसी पे जो दाग लगा है ना, वो दाग पीडब्ल्यूसी का अभी भी लगा हुआ है, सबको पता है। जब भी बात उठता है भाई इसका तो पुराना बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, और उसके कारण पीडब्ल्यूसी का मार्केट भी खराब हुआ है कंपेयर टू डेलॉइट को, क्योंकि पीडब्ल्यूसी भी बिग फोर है, डेलॉइट भी बिग फोर है, लेकिन कंपेरेटिवली आजकल पीडब्ल्यूसी से ज्यादा डेलॉइट को बड़ा काम मिलता है। लेकिन अभी डेलॉइट इंडिया में काफी 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 ग्रोथ कर रहा है, और उसका कारण समझ रहे हो? वो वाला स्कैंडल, वो सत्यम कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम, घोटाला हो गया, तो इसलिए ना घोटाला चाहे तो किया जा सकता है लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि सिनेरियो बदल गया है, क्योंकि पॉलिटिकल, ये इसी से पता चल रहा है, बैकअप नहीं है, कोई तुमको सपोर्ट नहीं करेगा पॉलिटिकली, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया धीरे धीरे करप्शन फ्री मूवमेंट में चल रहा है, करंट गवर्नमेंट बना रहा है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है। नहीं तो डेलोइट छोड़ के भागता ही नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, वो किसी ना किसी तरह से एक मैनेजेबल ऑडिट रिपोर्ट दे देता, और बाईजूस पे इतना सवाल नहीं उठता। लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर तो ऑडिटर के रिपोर्ट के भरोसे रहता है ना। आप लोगों को पता है ना, ऑडिटर का बात हम लोग उसको पत्थर की लकीर नहीं मान सकते, लेकिन वो बहुत वैल्यूएबल एक डॉक्यूमेंट है। समझ में आ रहा है सर? तो बहुत केस बन जाता है। तो भाई टॉलरेबल लिमिट, बिग बाजार का क्या हालत हुआ, 25,000 करोड़, इतना लोन हो गया, इतना लोन हो गया, किस तरह में प्रॉब्लम क्या हो गया? एक तो उसका बिजनेस मॉडल प्रॉब्लमेटिक हो गया, एक तो लोन था, ऊपर से हर जगह में जो स्टोर बनाया सर, बड़ा बड़ा मॉल बनाया, सब परचेस कर गए, और वो भी सिटी के बीचों बीच। जैसे तुम देखो ना, इस एरिया में 5-7 किलोमीटर रेडियस में कितना सारा बिग बाजार था, इतना। और इसका एक कॉम्पिटिटर है बिग बाजार का। आप लोगों को मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ, मैं थोड़ी ना आपको बिग बाजार समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये कंपेयर करना, कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को अगर आपको प्रैक्टिकली फील करना है, तो कंपनी का ये सब चीज देखना। इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था डीमार्ट, डीमार्ट, ठीक है। स्पेंसर कंपेरेटिवली छोटा है अभी बहुत, ठीक है, स्पेंसर उठ रहा है, लेकिन उस लेवल पे भी कम्पीट नहीं कर पाया। बिग बाजार का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न इंडिया में इसका ज्यादा स्टोर नहीं है, ज्यादातर है साउथ में और वेस्ट में।
वेस्ट इंडिया मैंने मुंबई कर्नाटका साइड में और दक्षिण भारत में डीमार्ट तुमको बहुत मिलेगा। इसका बिजनेस स्ट्रक्चर सेम बिजनेस है, लेकिन ये हाई फाई प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन बिग बाजार बिजनेस को बंद करके बैठ गया। सेम बिजनेस है, सेम बिजनेस मॉडल, सेम चीज बिकता है, हर चीज सेम है, फिर भी बिग बाजार नहीं चला पाया, लेकिन डीमार्ट सक्सेसफुल हो गया। अभी डीमार्ट का शेयर छू नहीं सकते तुम। 2018 में डीमार्ट जब अपना शेयर लाया था 300 टका आईपीओ में प्राइस था, जैसे ही लिस्टेड हुआ 600, उसके बाद टच करने वाला टच करके दिखाओगे, अभी तो 3.5 4 में आसपास में चल रहा है। और बिग बाजार दिन ब दिन पहले तो अच्छा कर रहा था, 600 700 तक चला गया था, उसके बाद बिजनेस को संभाल नहीं पाया। क्या गड़बड़ है कैपिटल स्ट्रक्चर। और कोरोना में थोड़ा मुश्किल हो गया, कोरोना में मुश्किल हो गया। डीमार्ट का एक स्पेशलिटी क्या है, ये ना थोड़ा सा ना आउटस्कर्ट्स में, मेन शहर के बाहर जहाँ प्रॉपर्टी का दाम कम होता है, वहां पर वो बनाता है, और सारे लोग वहीं पर भाग भाग के जाके करते हैं। मैंने मानो मेन सिटी से कम 5 किलोमीटर दूर जाके वो स्टोर बनाएगा और पूरा बना लेगा, उसमें क्या उसका प्रॉपर्टी कॉस्ट कम पड़ जाता है। और बिग बाजार क्या करता है, एकदम मेन लोकेशन पे। जैसे अगर मैं वीआईपी रोड में ही बताऊं आपको, यहाँ पर श्रीभूमि में एक था, ठीक है, यहाँ पर रघुनाथपुर में एक था, और वहां पर नागेर बाजार में एक था, और इधर न्यू टाउन में पीछे एक था, ठीक है। इतना रेडियस के अंदर चारों भी प्राइम प्राइम लोकेशन। ऐसा नहीं कि डीमार्ट प्राइम लोकेशंस पे नहीं है, बट डीमार्ट फिर भी क्या है ना, थोड़ा मैनेजेबल सिचुएशंस करता है। तो इस तरह का चीज आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि तुम पैसा तो उठाओगे सर, बट पैसा को कहाँ लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो। केस स्टडीज के लिए आपको मैं रेफर करने बोलूंगा कि आप कंपेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन से डाउनलोड करके आप उसको चेक कर सकते हैं। अब ये सब वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब आपको मैं धीरे धीरे समझा दूँ। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट काम करेगा, मैं आपको धीरे धीरे डिस्कस करता हूँ। चलो मोटा मोटी आइडिया तो मिला है ना, मोटा मोटी आइडिया मिल रहा है ना सर। फाइनेंसिंग डिसीजन प्रोसेस में ये जो फ्लो चार्ट है, इसमें क्या होता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन एक अलग चैप्टर होता है, ठीक है, लेकिन कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है कि कंपनी का जो बजट होता है, और उस बजट के हिसाब से वो कैपिटल को कहाँ लगाएगा। कैपिटल बजट बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे काम करता है, कि हमारा पैसा हम किस पे लगाएं, कौन सा प्रोजेक्ट में लगाना सही रहेगा, उसका डिसीजन कैपिटल बजटिंग करता है। समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या बोलते हैं, देखो, या तो प्रोजेक्ट रिप्लेस करना है, मैंने पहले जो चल रहा था उसको बदलना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, क्योंकि काफी दिनों से पुराना मॉडल चल रहा था, पुराना मॉडल में रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा है, एफिशिएंसी घट रहा है, तो तुमको मॉडर्नाइज करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, या फिर डाइवर्सिफाई करना है। मैंने जैसे रिलायंस अपने आप को कितना डाइवर्सिफाई करके रखा है, टाटा बहुत डाइवर्सिफाई बिजनेस है, नमक से लेके टेक्नोलॉजी हर चीज पे काम करता है। रिलायंस भी धीरे धीरे बहुत डाइवर्सिफाई हो रहा है, अदानी भी सेम टू सेम रास्ता बन रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन पे तुमको पैसे का जरूरत है। मैंने बेसिकली पॉइंट ये है कि भाई तुमको पैसा का जरूरत कहाँ से आता है, वो जरूरत क्रिएट होता है इन्वेस्टमेंट से। पहले तुम बिजनेस के बारे में सोचते हो, पहले पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सोच होता है बिजनेस कैसे करूं मैं, मेरे पास पैसा कहाँ है। अरे भाई तुम पहले बताओ तुम्हारे पास बिजनेस है कि नहीं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज तुम्हारे पास बिजनेस है कि नहीं, अगर बिजनेस है तो पैसा आ जाएगा। बट ये कभी नहीं क्राइटेरिया हो सकता है भाई मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं बिजनेस नहीं करता। कोई भी माँ के पेट से पैसा लेके नहीं जन्म लेता। आज अंबानी अंबानी आज एक दिन में नहीं बना, एक प्राइमरी स्कूल के टीचर का बेटा था, ठीक है, तो उसके पास भी कुछ नहीं था, तो फिर वो कैसे बना दिया। अदानी को भी तुम अगर बैकग्राउंड चेक करोगे उतना भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता था, ठीक है। किसी का भी तुम चेक करो ना, माँ के पेट से तो कोई लेके नहीं आया। जितना मारवाड़ी लोग इतना फेमस फेमस बिजनेस बनाया है, कोलकाता में बिरला लोग, ठीक है। अब ये लोग जब राजस्थान से आया था क्या लेके आया, हल्दीराम कोलकाता के सड़क पे भुजिया बेचता था ऐसे कंधे पे लेके, आज हल्दीराम जहां है वहां स्टॉपेज है। अब कोई बोलेगा दो नंबर ही करके किया, भाई तुम भी दो नंबर ही करके दिखाओ, ठीक है। कोई कोई बोलता है तो पैसे वाला का पैसा देख के ना बहुत लोग चिढ़ता है, बोले दो नंबर ही करके कमाए। भाई तुम्हारा दम है, तुम भी दो नंबर ही करके कमा के दिखाओ ना, ठीक है। तुम दो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, तुम दो नंबर ही तो करके दिखाओ। चलो ठीक है, पहले तो एक नंबर ही करना आना चाहिए, फिर उसके ऊपर दो नंबर ही करना पड़ेगा। एक के बिना तो दो आएगा नहीं, ठीक है। तो बहाना मारना आसान होता है सर, उसके लिए आपको सीरियसली ये सब अभी पढ़ाई में हो रहा है, लेकिन ये सब प्रैक्टिकल एकदम रियल लाइफ चीज है। तो जहां आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन स्टार्ट होता है, फिर जाके आपका नीड टू रेस फंड्स होता है। अब इसमें देखो तीन तरह का फंड बोला, जितना इतना देर से मैं बात कर रहा था। एक इंटरनल फंड जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग के पास रिटेन अर्निंग होता है, रिजर्व सरप्लस का पैसा, इसको रिटेन अर्निंग भी बोल सकते हो, ठीक है। या फिर रिजर्व का सरप्लस का पैसा, मैंने जो तुमने पहले कमा के अपने पास रखा, ठीक है, पुराना पैसा कमा के सेविंग्स में है, इसलिए बोलते हैं ना
पैसा फालतू में खर्चा नहीं करना चाहिए, है ना। बिना कारण का हम लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं ना, बहुत सारे लोग, तो बिना कारण का पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए। कंजूसी अलग चीज होता है और दिखावा अलग चीज होता है। कंजूसी का मतलब ये तो नहीं ना कि घर पे, मानो गर्मी के टाइम पे बोल रहे कि भाई पंखा ही मत चलाओ, एसी मत चलाओ, ये नहीं है, ठीक है। मतलब जरूरत के हिसाब से चलो। इंटरनल फंड माने रिटर्न अर्निंग, रिटर्न अर्निंग माने बेसिकली बिजनेस का पुराना पैसा, डेब्ट, जो इतना देर से आपको मैं बता रहा था, लोन, डिवेंचर, बॉन्ड एंड एक्सटर्नल इक्विटी, माने जो पैसा बाहर से अभी रेज करना है शेयर मार्केट के थ्रू से, वो प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, राइट इशू करके भी हो सकता है। राइट इशू माने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब कम दाम पे शेयर इशू करके, या तो आईपीओ इशू कर लो, वो भी हो सकता है। आईपीओ तो अगर कंपनी फर्स्ट टाइम आएगा तो ही आईपीओ हो सकता है, सेकंड टाइम आएगा तो एफपीओ बोलेंगे, ठीक है। या फिर राइट इशू, जो बात अभी सुभजीत ने बोला, राइट इशू, राइट इशू इन द सेंस कि मानो किसी कंपनी का शेयर का दाम चल रहा है 500 टका, तो कंपनी बोल रही है कि चलो भाई 480 टका करके एग्जिस्टिंग शेयर वाले को बोलते हैं कि भाई हम आपको ऑफर कर रहे हैं, क्या आप देना चाहते हो, ठीक है। तो अगर किसी को लगेगा भाई चलो 20 टका सस्ता मिल रहा है, अगर मिल जाए यार, मार्केट में तो 500 चल ही रहा है, मार्केट दाम पे तो कभी नहीं लेगा, क्योंकि मार्केट में तो वही दाम चल रहा है, किसी को भी मिल सकता है। अगर कोई 30-40 टका सस्ता देगा तो राइट इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थोड़ा खुशी होके देता है। फिर कंपनी का बिजनेस में ऐसे तो नॉर्मली ना ये एक तरह का ट्रैप ही हो जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली वो थोड़ा प्रॉब्लम ही हो जाता है, लेकिन लोगों को इतना वो दे देता है, दे देता है, ठीक है। राइट इशू इज नॉट अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग, ठीक है, जो इन्वेस्ट कर रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि उससे कम दाम में तो उनको दूसरा चीज अवेलेबल हो जाएगा, और कंपनी का इतना दम है तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर करे, वो राइट इशू पे क्यों जा रहा है? है ना, क्योंकि वो फिजिकली क्या है ना, क्योंकि तुम ऑलरेडी कंपनी का शेयर होल्डर हो ना, तो तुमको एक इमोशनल एक कनेक्ट होता है, ठीक है, उसी चीज को। तो इस तरह का चीजें धीरे धीरे समझ आएगा सर। अब मैं इतना एडवांस लेवल बोलूंगा तो बहुत लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, कि क्या बात चल रहा है, ये तो एकदम हायर लेवल हो गया, ठीक है, कहाँ का राइट इशू, क्या क्या राइट इशू, ठीक है। ना क्वेश्चन इज दैट कि सर ये जो नीड टू रेज फंड जहां से स्टार्ट हुआ, यहीं पर बात चालू होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके बारे में मैं इतना देर से बात करने का कोशिश करता हूँ, उसी चीज को फ्लो चार्ट में यहाँ पर समझाने का कोशिश किया। आपको बिजनेस का, इसको बोलते हैं बिजनेस का इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम है सर, एक बिजनेस बनाना है तो बिजनेस कैसे बनता है, वही इकोसिस्टम यहाँ पर समझाने का कोशिश किया जा रहा है। अब आता है ये जो टॉपिक मैं भी आपके साथ उठाऊंगा, वही टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात। फिर इसमें देखो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, डिजायर्ड डेब्ट इक्विटी मिक्स, डेब्ट इक्विटी मिक्स मतलब थोड़ा लोन लो थोड़ा इक्विटी लो, मिक्सड अप करके बैलेंस करके, पूरा इक्विटी में डाल दोगे तो मुश्किल क्या है, क्योंकि शेयर होल्डर रुट जाएगा, जैसे बाइजू का प्रॉब्लम हुआ, उसका लोन उतना नहीं है बट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा वो उठा लिया, तो थोड़ा धीमे चलना चाहिए था मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से कि भाई जो जिस तरह का फास्ट फॉरवर्ड गियर मारा ना सर, हम स्टार्टिंग में ही फोर्थ गियर लगा के गाड़ी चला रहे हैं, मेरे हिसाब से उसको थोड़ा सा फर्स्ट गियर सेकंड गियर थर्ड धीरे धीरे गियर अप करना चाहिए था, ये मेरा मानना है, बाकी सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। एंड पे आउट पॉलिसी मैंने बेसिकली डिविडेंड का कॉन्सेप्ट, कि कंपनी पे आउट कैसे करेगा। देखो भाई इंटरेस्ट तो तुमको देना ही है, खुद खाओ ना खाओ दूसरे का पैसा तो देना पड़ेगा, लेकिन डिविडेंड पे आउट रेशियो पे डिसीजन होता है, इसको बोलते हैं पे आउट रेशियो, तो उसके मैं आगे चर्चा करता हूँ। फिर नेक्स्ट आ जाता है जब बात होता है कि डेब्ट इक्विटी मिक्स का, ठीक है, फिर आ जाता है सर इफेक्ट ऑफ रिटर्न एंड इफेक्ट ऑफ रिस्क, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा था। 1 लाख टका मार्केट से अगर तुमने लोन लिया, 10% अगर बैंक तुमसे मांग रहा है, तो तुम्हारा 10 टका हो गया खर्चा, तो एटलीस्ट अगर मार्केट से 12 टका 15 टका नहीं उठाओगे तो बिजनेस सर्वाइवल मोड में नहीं आएगा। अगर तुम कोई भी न्यू मॉडल ऑफ बिजनेस मार्केट से देख लो, लाइक जोमेटो को देख लो, ठीक है, या फिर तुम क्या बोलते हैं इसको, नाइका देख लो, जो भी अभी मार्केट में सर्वाइवल करने का कोशिश कर रहा है, जैसे जोमेटो ही देख लो सर, जस्ट चेक इट्स फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट, देखो जोमेटो अभी तक अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, 0.02, 1.121 पर शेयर नेगेटिव अभी भी। नेट इनकम देखो सर 971 करोड़ नेगेटिव, लास्ट ईयर था 1208 करोड़, उसके लास्ट ईयर था 812 करोड़, मैंने जोमेटो अभी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना है सर। रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है क्या? हाँ सर रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, यही इसका शेयर का दाम बढ़ने का रीजन है, इसका शेयर का दाम बढ़ने का रीजन नहीं है,
कि इसका रेवेन्यू ग्रोथ है, माने बिजनेस का वैल्यूएशन है, तभी तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह, बहुत कॉस्टली होता है। इसका मेन जो खर्चा चला जाता है ना सर, ये चेक करो सर, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा देखो। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस माने बेसिकली एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, प्रमोशन का खर्चा, वो बहुत होता है। 7,761 करोड़ इनकम किया है, रॉ मटेरियल पे ज्यादा नहीं, 1400 करोड़, पावर फ्यूल में 23 करोड़, एम्प्लॉय कॉस्ट में मैंने जो सैलरी वगैरह रखा है लोगों को 1,500 करोड़। लेकिन तुम जस्ट देखो 5,000 करोड़ का सिर्फ सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। यही मैनेज करना जोमेटो के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण मैंने चैलेंजिंग फैक्टर। और अगर रेवेन्यू इंक्रीज नहीं करेगा, और सेलिंग रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए ये वाला खर्चा मास्ट है। तुम देखो 2021 में इसका सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन 1,514 करोड़ था, तो इधर रेवेन्यू भी कम था। ये बढ़ेगा नहीं तो ये भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इनको देखो ये बहुत ज्यादा मार्जिन पे तो नहीं, ये बेसिकली करता क्या है, खाना जोमेटो का नहीं है, थोड़ी ना खाना वो बेचता है, ठीक है, पैकेजिंग भी उसका नहीं है, वो बेसिकली कनेक्टेड करने का दलाली का चार्ज लेता है। इन सिंपल ब्रोकरेज है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, वो बेसिकली कमीशन से कमाता है। तो ऐसा नहीं कि वो बहुत हाई मार्जिन लगा सकता है, हाई प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस नहीं है ये। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज नहीं हो पाएगा तो जोमेटो जैसा बिजनेस कभी भी पैसा नहीं देख सकता। यू अंडरस्टैंड सर? इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर को बहुत माइन्यूटली इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ ना तो बिजनेस अभी देखो ना, चल रहा है 2012-13 से चल रहा है ना, ऑलमोस्ट 10 साल हो गया, अभी भी घिसट रहा है। लेकिन हाँ, स्कोप बहुत अच्छा है, ठीक है, वैल्यूएशन का स्कोप बहुत अच्छा है, ठीक है, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पर ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा कि इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम का मतलब क्या है? ऑप्टिमम माने आप कितना एक बेस्ट, वेरी गुड सर, थैंक यू, बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। इतना आसान नहीं है जितना मैं आसानी से आपको बता रहा हूँ। कंपनी इसको मैनेज करने के लिए ना, मैंने बाल जाके फिर वापस आके फिर चला जाएगा, फिर भी मैनेज नहीं कर पाया। इल्यूशन है, लेकिन जो कर पाता है वो बेस्ट चल पाता है, जो कर पाता है वो बेस्ट चल पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके साथ वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। चलो, अब ये सब डिस्कशन होगा तो आपको एक आइडिया मिल गया ना कि कहाँ जाने वाले हैं सर, रास्ता क्या हम लोग का। अब चलो मैं आपको लिखाता हूँ और ये टॉपिक को धीरे धीरे, क्योंकि ये तो सर सिर्फ कहानी हो गया, अब इसके अंदर का बात नहीं समझोगे तो एग्जाम में तो मुश्किल हो जाएगा ना। चलो, हे ऑनलाइन में पूछा नहीं मैंने, सभी बुझते पारली रे, अरे बोल, समझ में आ रहा है ना सर? हाँ सनोन, शालिनी, नील, अभिजीत, बोलो सर। बट्टा पूछा गा लो। हाँ सर। ठीक है सर, अब पेन कॉपी रेडी करो और लिखना स्टार्ट करो। क्या हुआ सर? पूरा एनर्जी तो जिम को दे देता है। कैपिटल स्ट्रक्चर कर लिया सर, लिखो। इट रेफर्स टू द मिक्स्ड ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी। सब कुछ जरूर लिखना सर, क्योंकि एग्जाम में ये सब लिखा हुआ नोट्स ही काम आएगा। So it refers to the mix of long-term debt and equity. That is, what should be the optimum debt equity ratio for a firm. What should be the optimum debt equity ratio for a, यही आप लोगों को एक्चुअली ढूंढना है इस कैपिटल स्ट्रक्चर।
इसको এটা दो কি লিখেছে কোনটা এই যে কি ডেট টু ইকুইটি তারপর রেশিও 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 না না পেছনে পেছনে অপটিমাম ডেপ্ট এটা তো না না এই তো it refers to the mixture of the long term debt equity লং টার্ম ডেপ্ট এন্ড ইকুইটি দ্যাট ইজ হ্যাঁ আই ওইটা ডট দ্যাটই আই ডট ই ডট आई डॉट ई डॉट माने की है दैट इज ना ও शॉर्ट में लिखता है सर ऐसे आदत बनाओ ठीक है सर ई डॉट जी डॉट माने फॉर एग्जांपल आई डॉट ई डॉट माने दैट इज क्यों है किस लिए है मेरे को पता नहीं आप ऑक्सफोर्ड को जाके पूछो ठीक है अगर ठीक है अगर अगर इसके पीछे का कारण पूछोगे मुझे मैं इस बात में मेरे को नील बट्टा सन्नाटा हालत है कुछ नहीं पता ऑक्सफोर्ड में जाके इंक्वायरी करो भाई आई डॉट ई डॉट का मतलब आप लोग दैट इज क्यों बोलते हैं हम लोग भी पढ़ किसी किसी का सर इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है तो फिर समझ नहीं पाता वो सब देश देशी है भाई प्रॉब्लम रहेगा लेकिन हाँ ओवरकम करनी पड़ेगा कोई भी चीज ना जानना गुनाह नहीं होता बट जानने का इच्छा रखना अच्छा होता है जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना ये तुमको इतना भी नहीं आता क्या कर लोगे मैं देखा सर जो लोग दूसरे को ऐसे करके डिमोटिवेट करता है ना मैं आगे जाके देखता हूँ वही लोग गायब हो गया जिंदगी में और जिसको डिमोटिवेट किया वो कुछ बन गया और फिर जब वो बंदा पैसा कमा लेता है ना तो भी कैसे कर लिया इतना पैसा तुम टाई बांध के जिस कंपनी में काम करने जा रहे हो ठीक है तुमको शायद 15,000 मिल रहा है और वो बंदा उसी कंपनी के नीचे एक होटल खोल के लाखों कमा रहा है बंदा सोच रहे भाई इसको मैं डिमोटिवेट किया था ये लाखों कमाता है 15,000 में ही रह गया इसलिए दूसरे का टांग खिंचाई करने से अच्छा है अपने काम पे ध्यान दो कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस होगा सॉरी ठीक है कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस अब इसमें कुछ थ्योरी का बात आता है सर जैसे मैंने आपको कुछ अप्रोच यहाँ पर मैं बताने का कोशिश कर रहा था ये देखो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी मैंने क्या ना ये कोई मतलब इतिहास लिखने वाला थ्योरी नहीं ठीक है कॉन्सेप्ट है सर फाइनेंशियल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है तो इसमें मैं आपको वही बताऊंगा इसमें दो थ्योरी आता है एक रेलेवेंस थ्योरी और एक इररेलेवेंस थ्योरी ठीक है अब रेलेवेंस थ्योरी क्या है इररेलेवेंस थ्योरी क्या है धीरे धीरे समझ में आएगा हड़बड़ मत करो इसमें देखो एक नेट इनकम अप्रोच है और एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक एमएम अप्रोच है जिसको रेलेवेंस थ्योरी के अंदर रखा गया है और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है जिसको इररेलेवेंस थ्योरी में रखा गया है और एमएम का एक विदाउट टैक्स कॉन्सेप्ट है जिसको इररेलेवेंस मैंने एमएम का दो अप्रोच है एक विद टैक्स और एक विदाउट टैक्स ठीक है मैंने एमएम ने पहले टैक्स लेके एक बार बात किया 90 बिना टैक्स का बात किया 58 पे फिर टैक्स लेके बात किया 63 पे कितना साल बाद 5 साल बाद ठीक है 5 साल बाद उसके मिनटोस खा लिया 5 साल बाद मिनटोस खा लिया होगा दिमाग की बत्ती जल गया फिर और दूसरा एक थ्योरी लाके खड़ा कर ठीक है इसे रट के कोई फायदा नहीं है एक एक करके पढ़ोगे तो समझ में आएगा एक क्वेश्चन लिखो इसमें क्वेश्चन मैंने एक एफएक्यू टाइप व्हाट हैपेंस टू केडी केई एंड केडी केई एंड केसी when D by E when debt by equity ratio increases debt by equity ratio increases मैंने क्या होता है जब कॉस्ट ऑफ डेब्ट बढ़ता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता है या फिर ओवरऑल बोला जाए कॉस्ट ऑफ कैपिटल केसी माने कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो लोगों को नहीं पता वो लोग नीचे नीचे लिख लो जो लोग कभी नहीं सुने हो जिंदगी में उनके लिए बोल रहा हूँ कि नीचे नीचे फुल फॉर्म लिख लो कॉस्ट ऑफ केसी माने कॉस्ट ऑफ कैपिटल केडी माने कॉस्ट ऑफ डेब्ट ठीक है और ऐसे लिखते हैं के और उसके ठीक नीचे डी ठीक है कॉस्ट ऑफ डेब्ट और के ई माने कॉस्ट ऑफ
इक्विटी। जिनको नहीं पता वो जरूर लिखे, क्योंकि क्या है ना सर, दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी धोखा दे सकता है। नहीं तो पढ़ने के टाइम पे क्या केडी, क्या केई, क्या केसी, हाँ कहाँ का के, ठीक है, इस तरह का सवाल मन में जन्म ले सकता है। ऐसे तो लिखाने का जरूरत नहीं होता है, पर फिर भी मैं तो मान के चलता हूँ कि भाई हमको कुछ नहीं आता। अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है सर, इसके लिए अलग अलग अप्रोच है, तो मैं एक अप्रोच पहले स्टार्ट करता हूँ, नेट इनकम अप्रोच। अगर डी बाई ई इंक्रीज करता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो अगर इंक्रीज करता है, मैंने बिजनेस का डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो का मतलब मैंने बिजनेस ने कितना लोन लिया और बिजनेस ने कितना इक्विटी लिया। जो मैं एक्चुअली आज क्लास स्टार्ट करके जो कहानी किस्सा में सुना रहा था, ठीक है, आप लोगों को लग रहा था फालतू में बक रहा हो, ठीक है। सो वो जो कहानी किस्सा में बोल रहा था, वही कहानी किस्सा ही देखो अभी आपका मेन अंडरस्टैंडिंग का कारण बने, ठीक है। सो डेब्ट इक्विटी रेशियो इंक्रीज कर रहा है, तो नेट इनकम अप्रोच इसका कुछ जवाब देता है। क्या बोलता है कि अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो इंक्रीज करेगा तो नेट इनकम अप्रोच कुछ एजम्पशंस का जवाब देता है। अभी सब कुछ समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये कुछ लोगों का बोला हुआ थ्योरी है, ठीक है। अब वो किस पर्पस में बोला है और वो सही है कि नहीं है, ये समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं लिखाता हूँ। केडी विल रिमेन सेम, के ई विल रिमेन सेम। तब ये तो अलग ही लेवल हो गया। डेब्ट इक्विटी रेशियो इंक्रीज करेगा, केडी भी सेम रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी सेम रहेगा, ये कैसे संभव? ठीक है, लेकिन नेट इनकम अप्रोच इसी तरह का बात किया था। एक्चुअली बाद में बहुत क्रिटिसाइज हुआ है ये सब अप्रोच का, लेकिन क्रिटिसाइज होते होते ही डेवलपमेंट आता है। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना। तो जब फाइनेंशियल वर्ल्ड डेवलप नहीं था, ठीक है, तो उस टाइम पे ना कुछ लोग कोशिश कर रहा था कि ऐसा करने से क्या हो सकता है, वैसा करने से क्या हो सकता है। तब वो लोग कुछ थ्योरी डेवलप किया, और फिर धीरे धीरे एक्चुअली ये जो फाइनेंशियल करंट एजुकेशन हम लोग ले रहे हैं, ये ज्यादातर अमेरिकन डेवलपमेंट के बाद से, मैंने अमेरिका जो 1772-75 में एक्चुअली अंग्रेजों से उनको आजादी मिला, कॉलोनी था ना, ठीक है, फ्रांस ब्रिटेन बहुत सारा लोगों का कॉलोनी था अमेरिका। फिर बाद में अमेरिका बहुत कोशिश करके 1776 ऑनवर्ड्स धीरे धीरे, जैसे हम लोग 1947 में हुआ, उससे कम से कम 200 साल पहले वो लोग आ गए। और उसके बाद वो लोग अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए जिस तरह का अप्रोच फाइनेंशियल लेवल में, आज के डेट में सबसे डेवलप कंट्री अमेरिका है अनडाउटेडली, है ना। तो वो जो धीरे धीरे जो अप्रोच को डेवलप किया, ठीक है, वही सब अप्रोच एक्चुअली पढ़ने के पर्पस बन गया। और आज के डेट में भी तुम देखोगे फाइनेंशियल कोर्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया का फाइनेंशियल नॉलेज कम है। एक जमाने में इंडिया दुनिया का सबसे बेस्ट कंट्री हुआ करता था, लेकिन क्योंकि हम लोग बस लास्ट 200-300 साल का हिस्ट्री को ही देख पाते हैं, तो ज्यादा पुराना बात कर नहीं पाते। लेकिन आजकल गवर्नमेंट चाणक्य का बात कर रहा है, बार बार चाणक्य का बात कर रहा है, क्योंकि इंडिया का जो फाइनेंशियल कन्वर्ट करना पड़ा गुलामी के बाद, ठीक है। तब इंडिया में वो चीज अभी धीरे धीरे कोई नहीं करता था। एग्जैक्टली, इंडिया में नौकरी कोई नहीं करता, सब अपना अपना बिजनेसमैन, सब ट्रेडर, सब ट्रेडर। इंडिया मेनली मैन्युफैक्चरिंग हब था, लेकिन समय के साथ साथ बहुत कुछ वो कॉलोनियल इम्पैक्ट है सर। मैं कंपनी बनाऊंगा, तुम काम करो, सस्ता लेबर बनाने का एक अप्रोच। और इंडिया का वो माइंड सेटअप बना दिया सर, नौकरी नहीं मिलेगा तो जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। रवि किशन बड़ा गजब बोलता है सर, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। अच्छा, के विल रिमेन सेम, हेंस लिखो, अभी समझ में नहीं आएगा, केसी विल फॉल। एडवाइस देता है, ऑप्टिमल डेब्ट फिनेंसिंग रेशियो इज 100%। इसमें ग्राफिकल चीज प्लॉट करना चाहिए सर, मैं करता हूँ, आप मेरे साथ साथ करो।
छोटा सा ग्राफ प्लॉट करो जो मैंने अभी आपको लिखा है इसी। ऑप्टिमल डेब्ट फाइनेंसिंग रेशियो इज 100%। अभी लिखो, अभी समझाऊंगा एक साथ सारा 2-3 पॉइंट लिखाने दो। कंपेयर करने से समझ में आएगा, ऐसे बोलने से समझ में कुछ नहीं आएगा, सब माथा के ऊपर से जाएगा। रुक जाओ सर, इसमें एक ग्राफिकल प्लॉट करो, एक एक्स एक्सिस दे दो, एक वाई एक्सिस दे दो। इसमें ये जो अप्रोच आप लोग क्या बोलोगे, केडी विल रिमेन सेम। तो एक कंपनी का एक डेब्ट एरिया बना, ठीक है, केडी रिमेन सेम बने, एक लाइन लगाओ सर ऐसे सीधा, ठीक है। मैंने डेब्ट इक्विटी रेशियो बिजनेस में कंपनी मार्केट से लोन भी ले रहा है, इक्विटी भी बना रहा है, लेकिन ये अप्रोच बोलता है कि रेशियो सेम ही रहेगा, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं होगा। पता नहीं किस एंगल से बोल रहे हैं, पर बोल रहे हैं तो अभी थोड़ा इज्जत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये केडी है, ठीक है। और केई बिजनेस का थोड़ा सा अपर लेवल में रखता हूँ कि मान के चलता हूँ कि केई उसका ज्यादा है, तो केई मानो इधर है, तो जितना था माने वही बोल रहे कि सेम है, ठीक है। ये हो गया केई माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और बिजनेस में जो केसी है माने ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, माने बिजनेस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली दो चीजों को मिलके बनता है। केडी केई मिलके कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, माने तुम्हारा लोन कैपिटल का खर्चा, तुम्हारा ओन कैपिटल का खर्चा, दोनों मिक्सड अप करके ही बनता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का खर्चा, ठीक है। ये डिस्कशन हम लोग जो लोग रिसेंट ट्रेंड में केस कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर किया उनको पता है, जो नहीं किया उनको नहीं पता। वैसे रवि आई थिंक थोड़ा कनेक्ट कर पा रहा है, बट गोपाल को या तेज को शायद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा नहीं है। या फिर यहाँ पर ऑनलाइन में भी कोई है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा है, दे कैन कनेक्ट। जो नहीं कर पा रहा है उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है भाई कैसे। करंटली इतना समझो भाई कि लोन के लिए भी कुछ खर्चा होता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी जब किसी से पैसा लेता है बदले में उनको कॉस्ट चुकाना ही पड़ता है, चाहे तुम लोन के लिए पैसा लो चाहे तुम इक्विटी के लिए पैसा लो। लेकिन इक्विटी का रिटर्न फिक्स नहीं होता, लोन का रिटर्न फिक्स होता है। मार्केट से बैंक में जा रहे हो भाई, बैंक 1 लाख टका दो, बैंक बोल रहे ठीक है भाई दे देंगे 12% रिटर्न के साथ, ठीक है, तो 12% हो गया कॉस्ट। शेयर मार्केट में इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन वो रिटर्न कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन बिना इन्वेस्टमेंट रिटर्न का कोई भी शेयर होल्डर बिजनेस में टिकेगा नहीं, तो ऑब्वियसली वो लोन से भी ज्यादा मांगता है। हाँ, यस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का तो अभी मान लिया। और बीटा फैक्टर आप लोगों को याद आ रहा है सर, सीएपीएम मॉडल, सीएपीएम मॉडल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो सर, अब रिसेंटली जो लोग किया ये वाला टॉपिक वो समझ रहे हैं, मैंने बेसिकली सिंपल बात है, अरे उतना लोड मत, मैं समझा। कॉन्सेप्ट इज कि ये जो बीटा फैक्टर वगैरह जो मैं उतने डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो रिसेंटली मैंने एक बार कवर किया, फिर मैं आऊंगा उस पॉइंट पे। पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं मार्केट में रिटर्न लेना चाहता हूँ और मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके कमाना चाह रहा हूँ, तो मेरे को मार्केट से जो इंटरेस्ट ऐसे ही मिलेगा, सपोज बैंक इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स का पैसा, उतना रिटर्न तो मेरे को ऐसे ही मिल जाएगा सर। तो उसके लिए मैं इतना माथापच्ची करके कंपनी में क्यों पैसा लगाऊंगा, क्योंकि मेरा कंपनी का पैसा तो ऐसे ही थोड़ा रिस्की है, कंपनी चलेगा नहीं चलेगा क्या क्या पता। उससे अच्छा है भाई पोस्ट ऑफिस में पैसा रखो और चैन की नींद सो, 7.5% 7% तो दे ही देता है ना। तो जो पैसा मेरे को रिस्क फ्री मिल जाता है उतना रिटर्न तो मेरे को ऐसे ही मिलेगा। तो फिर कंपनी जब किसी को इक्विटी इशू करता है तो उसको वो रिस्क फ्री रिटर्न तो देना ही है, ऊपर से एक रिस्क लेने का प्रीमियम का पैसा, ठीक है, ऊपर से मार्केट का इन्फ्लेशन का पैसा, है ना, महंगाई। मोटा मोटी अगर 14-15% किसी को नहीं मिलता है या 12-13% नहीं मिलता है, म्यूचुअल फंड का हिसाब करो तो 12%, इक्विटी मार्केट का हिसाब करो तो 15%, इतना रिटर्न अगर नहीं मिलेगा तो कोई भी बंदा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। सिंपल भाषा में ऐसा है, बाकी बीटा वगैरह जब पढ़ाएंगे वापस तब बताएंगे फिर से, ठीक है। ऐसे इसको पता है इसलिए बोला, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ऑप्टिमल डेब्ट फाइनेंसिंग रेशियो इज 100%। तो कह रहा है सर कि डेब्ट इक्विटी दोनों बढ़ रहा है, केई भी सेम है केडी भी सेम है एज पर दिस थ्योरी, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल रहे गिरेगा। ये कैसे है, दोनों सेम है फिर भी केसी यहाँ पर रखो और ऑलमोस्ट इस पॉइंट से केसी इस तरह से डाउनग्रेड हो, मैंने बिजनेस का जो ओवरऑल केसी मैंने डब्ल्यूएसीसी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये बोल रहे डाउनग्रेड हो, मैंने धीरे धीरे कम होगा। इसके बारे में इसने इन लोगों ने कोई ठोस प्रमाण तो नहीं दे पाया, पर इनका बस एक थ्योरी का मानना है कि अगर केडी के कॉस्ट डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो इंक्रीज किया जाता है बिजनेस पे
केई भी सेम रहेगा, केडी भी सेम रहेगा, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज करेगा। यही नेट इनकम अप्रोच का मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसी को मैंने ग्राफिकली प्लॉट किया, ठीक है। अब आगे और भी बताते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा कि किस तरह से अप्रोच डेवलप करना। और भूल रहे कि ऑप्टिमल डेब्ट फाइनेंसिंग रेशियो क्या है, आप 100% डेब्ट ले सकते हैं। ये एडवाइस दे रहा है कि ऑप्टिमल डेब्ट फाइनेंसिंग क्या है, 100%, मतलब जितना जरूरत है 100% डेब्ट फाइनेंस कर सकते हैं, ये इनका मानना है। कॉन्सेप्ट 2, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है, इसको बोलो NOI, ठीक है। इसके बारे में बोलता है एज D/E increases, as D/E increases, इसमें फिर से सिमिलर काइंड ऑफ बताता है, बोलता है कि KD will remain the same, KD सेम रहेगा। KE के बारे में बोलता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में, will rise in the linear fashion, KE will rise माने बढ़ेगा, बट स्ट्रेट लाइन माने लीनियर फैशन, माने कार्विंग स्टाइल में नहीं, लीनियर फैशन। मैं ग्राफिकली दिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। KE will rise in a linear fashion, ये बोल रहे हैं। तो और भी लिखो, लिख लिया, KE वाला लिख लिया सर, KE will rise in linear fashion। नेक्स्ट लिखो, हेंस माने एक्चुअली KD और KE का इंपैक्ट पे KC पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, माने अल्टीमेटली तुम लोन से बिजनेस चलाओ या इक्विटी से बिजनेस चलाओ, अल्टीमेटली ओवरऑल कैपिटल का कॉस्ट कितना पड़ रहा है वो मेंटेन कर पाना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो हेंस KC माने कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन अनचेंज्ड। ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का मानना है। अब इसको अगर तुम ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें KD पहले क्या करना है, KD रिमेन सेम बोला है ना, तो KD को सेम रखो, KE के बारे में क्या बोला है कि लीनियर फैशन में पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं KE को मानो एक सर्टेन एंगल से ऐसे करके मूव कराता हूँ, ठीक है, लीनियर स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी धीरे 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 बढ़ेगा, लेकिन लीनियर फैशन में बढ़ेगा। और KC के बारे में बोल रहा है, मैंने दोनों को मैच करके KE एंड KD दोनों मैच करके KC बन जाएगा, तो बोलते हैं KC विल रिमेन अनचेंज्ड, यही बोला ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में क्या बोला, रिमेन अनचेंज्ड। तो अगर KC अनचेंज्ड है तो फिर KC को स्ट्रेट लाइन में रख लो, है ना, ऐसे। ये हो गया KC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन अनचेंज्ड, यानी KE इंक्रीज किया, KD सेम है, पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो अनचेंज रहेगा। ऐसा किसका मानना है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का मानना है, ठीक है। अब धीरे धीरे जब आगे कैलकुलेशन करेंगे ना प्रैक्टिकल, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। पहले अप्रोच तो जान लो, ठीक है, पहले अप्रोच जान लो, नहीं तो कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं है। फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट जो है ना, मैनेजमेंट जो है, ये एक्चुअली एनालिसिस पे टिका हुआ है, इसका कैलकुलेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, प्लस माइनस डिवाइड इनटू ही करना पड़ता है विद ऑन द बेस्ड ऑन फॉर्मूला। लेकिन इसका फॉर्मूला ऐसे कोई आसमान से नहीं टपका, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से बना। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो फॉर्मूला भी याद रह जाएगा, और अगर आप सिर्फ फॉर्मूला रटोगे बिना कॉन्सेप्ट का, तो फिर एग्जाम में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपका टाइड फिश हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सर, मैंने क्वेश्चन में डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, डिविडेंड है तो क्या करे, टैक्स है तो क्या करे, टैक्स नहीं है तो क्या करे। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, और कितना याद करोगे, मेमोरी को इतना लोड नहीं दे सकते, बट कॉन्सेप्ट याद रहने से आप एटलीस्ट
मैंने बोल सकते हो कि भाई अपने मेंबर ही बोलेगा भाई टैक्स नहीं है तो फिर ये वाला नहीं होना चाहिए। मतलब जिसमें टैक्स नहीं होगा उसमें टैक्स वाला कॉन्सेप्ट आना ही नहीं चाहिए, है ना। जिसमें डिविडेंड नहीं होगा उसका डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन सेंस में काम करेगा ना। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज 4 क्वेश्चन करा दो कैपिटल स्ट्रक्चर खत्म। ऐसे करके भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करके बीकॉम हो सकता है, ऐसे करके बीकॉम हो सकता है। सीएससीए में सीएस वाला या सीएफए वाला पढ़ाई नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तुम लोग गप्पे मत करो, सुनो। तो एडवाइस क्या दे रहा है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का? एडवाइस क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इररिलेवेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इररिलेवेंट। देखो जब मैं आप लोगों को स्टार्ट किया था पढ़ाना कुछ देर पहले, आप लोगों को एक पॉइंट मैं आपको जस्ट यहाँ पर बता रहा था कि यहाँ पर तो एक रेलेवेंस थ्योरी दिया है और एक इररिलेवेंस थ्योरी दिया है। तो अभी जो बात कर रही है बेसिकली नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, और उसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि ये इररिलेवेंस थ्योरी है। ठीक है, इररिलेवेंस क्यों बताते हैं। मैंने बेसिकली कहना चाहता है कि जब डेप्ट पे इक्विटी इंक्रीज करने से डेप्ट सेम रहेगा, इक्विटी हल्का इंक्रीज करेगा लिनियर फैशन पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अल्टीमेटली सेम ही रहेगा। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम ही रहेगा तो फिर डिसीजन लेने का इतना क्या रेलिवेंस है? तो ये रेलिवेंट है, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम ही है डेप्ट इक्विटी इंक्रीज करने पे, तो फिर इसका रेलिवेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है? तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा समझा, पूरा नहीं समझा। सुनो, अभी जस्ट कहानी, मैं समझ गया, अभी थोड़ा ही समझा आप। ठीक है, अच्छा। तो इसमें बोलता है कि फाइनेंस मैनेजर मैंने जो कंपनी का फाइनेंस को देख रहा है, फाइनेंस मैनेजर शुड नॉट, एक नॉर्मल बात लिख रहा हूं सर, लिखो आप भी लिखो क्योंकि इसमें आपका आइडिया क्लियर रहेगा। फाइनेंस मैनेजर शुड नॉट टू, क्या स्पेलिंग, शुड नॉट टैक्स देयर प्रीशियस, शुड नॉट टैक्स देयर प्रीशियस मैन। इसका मतलब ये टैक्स का मतलब है अपना दिमाग को दही मत बनाओ, ये टैक्स का ये मतलब है। यानी ये थोड़ा फाइनेंशियल लैंग्वेज पे बोलने का एक, वो बंगाली में हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना मुहावरा, ठीक है, उस तरह का बात है। शुड नॉट टैक्स योर प्रीशियस मैन, माने तुम्हारे दिमाग को इतना लोड मत दो, ठीक है, क्योंकि इररिलेवेंस है इसलिए बोल रहा है। तो शुड नॉट टैक्स देयर प्रीशियस brains on what should be the firm's debt equity ratio, what should be the firm's debt equity। क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चेंजेस ही नहीं है एज पर द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, तो आप इतना माथा लगा के क्या करोगे? समझ में आया सर? ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का डिसीजन है। लेकिन अभी दूसरा और भी अप्रोच है, इसको जानो। एक अप्रोच है सर रेलिवेंस में, इसका नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच। ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है, थोड़ा इनको भी जान लो सर। फिर चुपचाप ना लिखते जाओ। ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर का एरिया है ना, इजी नहीं है, थोड़ा क्रिटिकल है। मैंने अचानक से स्पेशली जो लोग इतना नॉलेज मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं है या फिर बहुत ज्यादा इससे पहले कोई बैकग्राउंड नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम ये सब चीज सुन रहे हो, तो शायद आपको थोड़ा दिक्कत होगा स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे धीरे जैसे डेप्थ में और बात करेंगे ना, फिर देखिए ना धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, मैंने अभी एकदम ना माइंड में ना ये बात बिठा दो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, सब माथा के ऊपर से जा रहा है।
कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा, पहले थोड़ा टाइम दो इस कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये लोग अलग अलग लोगों का बात है। अब कौन किस पर्पस में कब क्यों कहा है ये समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्टी, ठीक है। जब कोई भी चीज थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, तो मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कि आप थोड़ा संभाल के चलो, थोड़ा टाइम तो समझ जाओ, इसमें हड़बड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्योर कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशन है। इसलिए कुछ चैप्टर ऐसा है जिसमें जैसे सिर्फ कैलकुलेशन करना पड़ता है, लाइक कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, समझ में आ जाता है। लेकिन कोई कोई चैप्टर जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल मैटर है, तो उसमें थोड़ा सा धीरे चलना ही बेहतर होगा, और ये ऐसा वाला एक चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं एज डेब्ट इक्विटी रेशियो इंक्रीजेस, अब इतना फ्लो जो भी मेरे को आ रहा है मैं वही सिखा रहा हूँ, अब टफ हो इजी हो करना तो आज नहीं तो कल पड़ेगा। अच्छा, एज डेब्ट इक्विटी रेशियो इंक्रीजेस, तो इसके बाद स्टार्टिंग में इनिशियली केडी विल रिमेन द सेम, स्टार्टिंग में केडी जैसा था वैसा ही रहेगा इनिशियली, पर धीरे धीरे ये इसका रुख बदलेगा, ठीक है, धीरे धीरे इसका अप्रोच बदलेगा। तो इनिशियली केडी विल रिमेन सेम, एंड देन इनिशियली रिमेन सेम, एंड देन उसके बाद इट विल राइज, यस इट विल राइज, बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट बोलता है इनिशियली के इनिशियली के ई यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल रिमेन सेम, ये भी सेम बोल रहा है, स्टार्टिंग में सेम ही रहेगा, एंड देन started then it will rise, then it started increasing, it will rise बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, and then it will rise। फिर केडी का क्या होगा, सॉरी केसी का, अगर दोनों का सेम बात है तो इनिशियली कॉस्ट ऑफ कैपिटल केसी विल फॉल, पहले गिरेगा एंड देन इट विल राइज, पहले केसी गिरेगा फिर वो बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो कैसे दिखेगा, करके बताओ। देखो पहले इनिशियली केडी विल रिमेन द सेम, तो पहले केडी को सेम रखना है, तो आपका चार्ट कुछ ऐसा बनेगा, सपोज आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऐसा एक डेब्ट इक्विटी का भी एरिया बना सकते हो, ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो मानो इस एरिया में, ठीक है। अब इस एरिया में तुम्हारा केडी पहले क्या है, कांस्टेंट है ना, केडी पहले कांस्टेंट है, तो पहले केडी को इस एरिया तक कांस्टेंट रखो, इसके बाद केडी में तुमको क्या मिला है, राइज मिला है, तो इसके बाद तुम इसको इंक्रीज करो, ये हो गया केडी। अब के ई का करते हैं, के ई के बारे में क्या बोलता है, के ई भी इनिशियली के ई को थोड़ा सा ऊंचाई में रखते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में के ई भी कांस्टेंट है, उसके बाद के ई भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन के सी इसके बारे में कहता है कि के सी पहले क्या करेगा, पहले गिरेगा, है ना, और फिर बढ़ेगा। तो ये पीला वाला हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ब्लू वाला हो जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और रेड वाला हो जाता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है। हाँ 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 हाँ, मोटा मोटी मैंने बेसिकली स्टार्टिंग में कांस्टेंट रखो, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज करो। डी बाई डेब्ट इक्विटी रेशियो अगर इतना तक है, अब जो भी अमाउंट रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है बोले चलो। तो सर ये हो गया नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का थ्योरी, अब इसका एडवाइस भी ले लो।
क्या एडवाइस देता है? बोलता है कि सम डेप्ट इज गुड फॉर द फर्म, बट टू मच of debt is bad for the firm. समझ रहे सर? थोड़ा बहुत डेब्ट बिजनेस के लिए सही है, तभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुआ था, ठीक है, लेकिन उसके बाद ज्यादा करोगे तो फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं सम डेब्ट इज गुड फॉर द फर्म बट टू मच डेब्ट इज बैड फॉर द। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जितना सारा अप्रोच अभी तक आपने पढ़ा, अब किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, सब अपने अपने जगह में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक लॉजिक दिखा रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, कहानी में अभी बदलाव और आएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग और एडवांस पॉइंट में जा रहे हैं सर। तो हमने अगर कितना कितना अप्रोच अभी तक पढ़ा सर? नेट इनकम पढ़ा, ट्रेडिशनल पढ़ा और एनओआई पढ़ा। अब धीरे धीरे एमएम को जाना, ये थोड़ा आपका टाइम लेगा, और ये क्योंकि ये बहुत मॉडर्न वर्जन में बात किया है, ठीक है, क्योंकि तभी तो इनको अलग से नाम देके पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर ये नेट इनकम, ट्रेडिशनल या नेट ऑपरेटिंग, एक्चुअली अलग अलग इकोनॉमिस्ट, अलग अलग फाइनेंशियल मैनेजर्स ने एक साथ बोला है, एक टीम बना के काम किया है, ठीक है, पॉलिसी सेटर्स की तरह। लेकिन एमएम अपने आप में ही रिसर्च किया है, तभी पढ़ाया जा रहा है। आप समझ में आ रहा है सर? तो हेडिंग करो सर, एमएम अप्रोच। तुम लोग लिख रहे कि नहीं लिख रहे सब? ऑनलाइन में जो लोग हो, बोलो सर। लिखा अभी तक का जो भी हुआ है, लिखा, ड्रॉ किया, सब किया ना सर? देखो भाई, हाँ सर। अगर शॉर्टकट करोगे, फांकी मारोगे, तो अल्टीमेटली आगे जाके फांक में तुम ही गिरोगे, ठीक है। नहीं, हमको इतना नहीं लिखना है, फिर आगे जाके ढूंढते স্যার रहो। কি হয়েছে বল? এমএমএ ফুল ফর্ম তো? এমএম এর ফুল ফর্ম হচ্ছে, এমএম এর नाम मॉडिगिलनी एंड मिलर, ठीक है, ये दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है। मॉडिगिलनी एक बंदा है, मिलर एक दूसरा। एमएम अप्रोच, अब एमएम अप्रोच में मॉडिगिलनी, मिलर। ये किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट करो सर, बैकग्राउंड में बाइक का आवाज आ रहा है। अंकिता म्यूट करो दे बाबू, बाद में रिकॉर्डिंग खराब होगा, तो जो लोग रिकॉर्डिंग लेगा फिर उसको प्रॉब्लम होगा। आप लोग भी तो बाद में रिवाइज करोगे, तो फिर इतना बाइक का चै 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 फिर सबको दिक्कत करता है। इसलिए थोड़ा सा म्यूट अनम्यूट को मैनेज करते रहे, क्वेश्चन कर लो फिर म्यूट कर लो, स्पेशली ऑनलाइन वर्जन में। जब थ्योरी, अभी तो लिखो, अभी तो मैं लिखाना चालू नहीं किया, सब कराऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। सेक्शन 1 में थ्योरी, सेक्शन 2 में प्रैक्टिकल। सेक्शन 1 थ्योरी, ठीक है, पहले थ्योरी को थोड़ा समझने का कोशिश करो। अंडर सर्टेन restrictive set of assumption, MM माने Modigliani and Miller concluded that under certain restrictive set of assumptions, MM concluded that KC is not affected, KC, cost of capital, is not affected by firm's capital structure. By firm's capital structure. मैंने बेसिकली ये मेनली इरेलेवेंस पे बात कर रहा है ना, इरेलेवेंस पे बात कर रहा है। इरेलेवेंस थ्योरी मैंने ये जो टैक्स वाला, विदाउट टैक्स वाला, मॉडिकुलरली पहले से ही बात किया ना, बाद में टैक्स को इंक्लूड करके रेलेवेंसी में भी बात किया है।
तो इसका मतलब है कि वो हम लोग पहले इरेलीवेंस पे बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में टैक्स घुसा के बात कर लेंगे, ठीक है। तो अंडर सर्टेन रेस्ट्रिक्टिव सेट ऑफ assumption एमएम कंक्लूडेड दैट केसी इज नॉट अफेक्टेड बाय फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर। केसी अफेक्ट नहीं होगा चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो जाए, इक्विटी ले लो, डिवेंचर ले लो, बॉन्ड ले लो, जो भी लेना है ले लो, इम्पैक्ट नहीं करेगा, ऐसा मानना है अप्रोच का। देखो इसमें फिर थोड़ा सा वही एज डी बाई ई इंक्रीजेस, मैंने डेब्ट इक्विटी, देखो भाई बिजनेस को तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा ना, डेब्ट इक्विटी तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस कब इंक्रीज करना पड़ता है याद है ना, आप लोगों को पूरा एक स्ट्रक्चर अभी पढ़ा था, ये देखो रिप्लेसमेंट, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, बिजनेस का जरूरत होता ही होता है, जब भी जरूरत होगा फंड का रेजिंग का बात आएगा, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन स्टार्ट करेगा। समझ में आ रहा है सर? कोई ये नहीं बोल सकता कि सर अगर कोई, मैंने कोई को ऐसा मन में चल रहा है डेब्ट इक्विटी अगर इंक्रीज ना करे तो फिर इतना झमेला ही नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब बोका बोका क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करने से पहले 10 बार सोचो कि क्या कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मेरे को कुछ भी पूछ लो भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। केडी विल रिमेन सेम, केई विल राइज इन अ लीनियर फैशन। कैसे फैशन में सर? लीनियर फैशन। हेंस केसी विल रिमेन द सेम। अब इसका ड्राइंग तो कर ही लोगे, केडी सेम रहेगा, केई विल राइज इन ए लीनियर फैशन, माने ऐसा ये किस तरह का होगा बोले तो वो एनओवाई वाला होगा, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच वाला होगा, केसी विल रिमेन सेम। और इसका अल्टीमेट मतलब यही निकलता है, एडवाइस क्या देता है ये अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस आर इररेलेवेंट, ठीक है। इसका तो मतलब यही होता है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इररेलेवेंट है एज पर द थ्योरी, एज पर द थ्योरी। लेकिन सर कहानी में ट्विस्ट कब आता है? ट्विस्ट जब हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। चलो एमएम का प्रैक्टिकल पार्ट में जा रहे हैं सर, थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट करना, ठीक है। स्टेप 1, initially the MM model assume no taxes, assume no taxes। ये कब का बात है? 1958 का बात है ना, 1958। सोचो है, हम लोग जब देश को आजाद करके ये सोच रहे हैं कि लोगों को खाना कैसे खिलाओ, तब ये लोग सोच रहे हैं कि फाइनेंस को बेहतर कैसे किया जाए। राइट, अंडरस्टैंड सर? इन पे और हम में जो आज जो डिफरेंस रह गया है वही डिफरेंस, जब जवाहरलाल नेहरू सोच रहे हैं कि देश के इतना सारे लोगों को, भूखा नंगा लोगों को कपड़ा कैसे दूं और भूखमरी को कैसे बंद करूं, तब ये लोग अप्रोच बना रहा है फाइनेंस को डेवलप करने के लिए। और हम लोग कंपेयर करते हैं, अमेरिका को देखो, न्यूयॉर्क सिटी को देखो और कोलकाता को देखो, ठीक है। कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं, आज हम लोग कंपेरिजन में आ रहे हैं सर। केविन पीटरसन उस दिन हैदराबाद एयरपोर्ट में बोला कि मेरे को वर्ल्ड का टॉप मोस्ट एयरपोर्ट का जैसे फीलिंग आया हैदराबाद एयरपोर्ट देख के। तो किसी ने कमेंट किया ट्विटर पे उसको कि थैंक्स पीटरसन फॉर शोइंग आवर पॉजिटिव साइड। ऐसे इंडिया के बारे में तो नेगेटिव बताने का मेरे कमती नहीं है, बट एटलीस्ट तुमने पॉजिटिव दिखाया। So initially the MM model assume no taxes. In such a scenario,
इफ वी हैव, अगर नेहरू साहब अगर थोड़ा करप्शन को कंट्रोल कर लेता ना, तो शायद आज हम लोग चाइना के बराबर नहीं होता। प्रॉब्लम ये रहेगा कि वो बाबू लोगों को इतना ज्यादा पावर देके, बाबू लोग माने आईपीएस यूपीएससी क्रैक करने वाला ऑफिसर लोग, ठीक है, उनको नेहरू पूरा कंट्रोल दे दिया, और उनके कंट्रोल के चक्कर में पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स लोग मिला के करप्शन को इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिया ना, इसके कारण हम लोग आज चाइना से पीछे रह गए। अगर स्टार्टिंग में ये प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो होता, एक गलती कर दिया नेहरू ने, सुभाष बोस का हाथ छोड़, अगर सुभाष बोस का हाथ ना छोड़ता, आज इंडिया का ये दिन देखना ना, सिर्फ अपना प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि नेहरू को पता था डेमोक्रेटिक वे में अगर इलेक्शंस होगा, नेहरू कभी नहीं जीत सकता, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि सुभाष बोस ने गांधी जी को हरा के रखा है। सोच रहे थे नेहरू कितना बदमाश है। अब आप लोग बोलोगे सर आप प्राइम मिनिस्टर को बदमाश बोल रहे हो, क्यों नहीं बोलूं बदमाश, सच्चाई है। नेताजी गांधी जी को हरा के रखा था, तो नेहरू को एकदम क्लियर कट पता है कि भाई अगर डेमोक्रेटिक इंडिया, तो डेमोक्रेसी में बनेगा ही। इंडिया का पुराना कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेटिक सिस्टम, हम लोग सोशलिज्म में बिलीव नहीं करते, तो डेमोक्रेटिक राइट के साथ स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत सोशलिज्म को रखा जाएगा, धीरे धीरे पावर शिफ्ट होगा। तो सुभाष बोस अगर कंप्लीट तरीके से रहता, अगर उनके पीछे अंग्रेज और कांग्रेस दोनों हाथ धो के ना पड़ता, तो सुभाष बोस अनडाउटेडली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन प्रधानमंत्री बनता, इवन जिन्ना भी शायद पाकिस्तान ना तोड़ता, सेपरेट डिमांड भी ना होता। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर समझ रहे थे। तो फिर आज इंडिया का सिनेरियो कुछ और होता। क्यों मैं बार बार पॉलिटिकल बात कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी मैं ये सब इनका पढ़ाता हूँ ना, मेरे को ना बहुत अंदर से चिढ़ आता है, तो भाई हम लोग कब भूखमरी को बंद करेंगे, ये लोग क्या क्या सोच रहे हैं। वो तो ब्रिटिश ने, ये जात पात बनाया, ऊंच नीच, ऐसा कुछ कभी था ही नहीं। एज पर सब कर्मिक सिस्टम था, वही तो मैं हमेशा क्लास में बोलता रहता हूँ, जात पात कुछ कभी था ही नहीं। ये जस्ट लोगों को भड़काओ करने के लिए, ताकि हम लोग हमेशा डिवाइड एंड रूल खेलते रहे, हम लोग डिवाइड एंड रूल खेलते रहे और ये लोग अपना गुड़ खाता रहे। देखो ट्रेडिशनली एमए मॉडल assume no taxes in such a scenario if we have two farms which are identical in all respect, in all respect, which are identical in all respect। मतलब दो फार्म के बीच में कंपेयर करेंगे और दोनों फार्म आइडेंटिकल है, मतलब मानो सेम काइंड ऑफ बिजनेस चला, सेम काइंड ऑफ बिजनेस का मतलब, सेम काइंड का बिजनेस का मतलब सेम बिजनेस रिस्क, ये दैट इज है ना, सेम बिजनेस रिस्क। जैसे एग्जांपल के रूप में आप डीमार्ट एंड फ्यूचर रिटेल, बिग बाजार है ना, बिग बाजार तो बंद हो गया, एग्जांपल के रूप में सेम लेवल ऑफ EBIT, মানে অলমোস্ট সিমিলার কাইন্ড অফ আর্নিং বিফোর। হ্যাঁ কি হয়েছে বল? হরলিক্স আর কমপ্লেন হবে? হরলিক্স কমপ্লেন তো দুটো ব্র্যান্ড বাবু, वो तो कंपनी ना, आई थिंक हाँ वो लोग ब्रांडेड कंपटीटर। आई थिंक हॉर्लिक्स किसका है? GSK। कॉम्प्लान हिंदुस्तान यूनिलीवर। हाँ बोल। হ্যালো, हाँ बोल। হ্যালো, हाँ बोल बोल শুনছি। হরলিক্স আর কোম্পানি তো মানে সেম, একই প্রোডাক্ট ওরা হচ্ছে সেল আউট। একটু বসতে হবে, আমি একটু ক্লাস নিচ্ছি। আর 15-20 মিনিট লাগবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, বলতে পারো নাহলে একটু দাঁড়াও। হ্যাঁ 9:30-এর মধ্যে তাই। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ বলছিলাম ওরা তো একই ধরনের জিনিস সেল আউট করছে আর একই ধরনের রিস্ক আছে, তা ওরা দুজন কি হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হবে, মানে আমি বলতে চাইছি ওরা তো দুটো ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট, মানে অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ। হরলিক্স আর কমপ্লেন তো ওইভাবে কম্পেয়ার করতে পারি না, ওটা দুটো প্রোডাক্ট, আমাকে বিজনেস করতে হবে। মানে কোম্পানি হ্যাঁ মানে তুই এরকম বলতে ও। পারিস কি ITC ভার্সেস হিন্দুস্তান ইউনিলিভার, এরকম করতে পারিস।
সিমিলার কাইন্ড অফ কোম্পানি, ঠিক আছে? মানে বুঝতে পারছি। দুটো সেম ব্র্যান্ডের মধ্যে তো এরকম কম্পেয়ার করা যায় না, ওটা কোম্পানির প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? হলিডেজ আচ্ছা। কমপ্লিট একটা প্রোডাক্ট, মানে আমি দুটো কোম্পানিকে করতে পারি, ঠিক আছে? হুম। সেম বিজনেস রিস্ক, সেম লেভেল অফ EBIT, ঠিক আছে? বাট differ in terms of their capital structure. Differ in terms of their capital structure use. ठीक है? अब इसमें देखो, एक है VL और एक है VU. VL माने वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, लीवर्ड माने रिस्की, और U माने अनलीवर्ड माने लेस रिस्की या नॉट नो रिस्क। लिवर्ड का मतलब क्या होता है? माने ऐसे समझो कि जिसका लोन है वो लिवर्ड है, जिसका लोन नहीं है वो अनलिवर्ड है, ठीक है? तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है सर, VL इक्वल्स टू VU, और धीरे धीरे थोड़ा कंसंट्रेट करो तो समझ जाओगे। हम लोगों ने एक डिसीजन लिया सर, मैंने हम लोगों ने नहीं लिया, MM लेने के लिए बोल रहा है, इफ देयर आर नो टैक्सेस, अगर कोई टैक्स ना हो तो, इफ देयर आर नो टैक्सेस इक्वल्स टू EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स, ठीक है? टैक्स में यहाँ पर तुम दे सकते हो कि T0, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय KC, ठीक है? मैं समझाता हूँ सर। और एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड, ठीक है? अब इसको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे सर? चलो धीरे धीरे बताते हैं। स्टेप 2, MM letter on introduces taxes in his framework. We know that interest expenses, इंटरेस्ट एक्सपेंस माने लोन का जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है? हम लोगों को ये चीज पता होना चाहिए सर कि इंटरेस्ट टैक्स शील्ड जनरेट करता है। टैक्स शील्ड इन द सेंस, अगर बिजनेस पे लोन रहेगा और लोन का तुम इंटरेस्ट भरोगे ना, तो बिजनेस में उसका टैक्स में बचत होता है। मैं समझा देता हूँ कैसे होता है। वी नो दैट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस is tax deductible, is tax deductible and generates tax savings. Assuming that debt is perpetual, मान रहे हैं कि debt perpetual, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं as per MM approach, assume that debt is perpetual. perpetual का क्या मतलब होता है? चलता रहता है, कभी बंद नहीं होगा, बिजनेस का लोन कभी बंद नहीं होगा। assuming that debt is perpetual, अगर debt perpetual है then the present value of the present value of the perpetual ITS माने इंटरेस्ट टैक्स शील्ड is known as tax advantage of debt. Tax
advantage of debt. Tax advantage of debt. Don't worry, अभी समझाता हूँ. The formula for tax advantage of debt depends upon situation 1. There is no personal tax. There is no personal tax. यानी इनकम टैक्स नहीं है. पर्सनल टैक्स में इनकम टैक्स ना. And we only have corporate tax. We only have corporate tax rate. एक काम करो तो इसमें जो ये जो टी था ना सर, इसको जीरो की जगह कहाँ चला गया? एक फॉर्मूला लिखा था ना टी जीरो, इसको टी सी करो. ये सी फॉर कॉर्पोरेट, हाँ, टी फॉर टैक्स है और वो सी दे दो कॉर्पोरेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल टैक्स नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स. तो हम लोग यही मान रहे हैं कि एमएम ब्लैटर इंट्रोड्यूस टैक्सेस इन हिज फ्रेमवर्क. वी नो दैट interest expense is tax deductible and generate tax saving, assuming that the debt is perpetual. The present value of perpetual ITS but interest tax shield is known as tax advantage of debt, and the formula for tax advantage of debt depends upon there is no personal tax and we only have corporate tax. अगर ये situations है तो फिर इसमें आप दे दो सर, इसमें दे दो tax, corporate tax rate bracket में दे दो TC. If debt amount is D, if debt amount is D, D को ब्रैकेट में रखो तो स्मॉल डी भी कर सकते हैं. इंटरेस्ट रेट इज आर स्मॉल में, तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो जाएगा? आर डी, आर इंटू डी. सो आईटीएस हो जाता है सर, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड हो जाता है. टीसी माने कॉर्पोरेट टैक्स इंटू आर इंटू डी, टीसी इंटू आर इंटू डी. तो फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा सर, टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट इक्वल्स टू टी माने कॉर्पोरेट टैक्स इंटू आर डी बाई आर. यहाँ पर आर आर कट जाएगा सर, ऊपर भी आर है नीचे भी आर है. इंटरेस्ट एक्सपेंस इक्वल्स टू आर डी, सो आर टी इक्वल्स टू टीसी आर डी हुआ. तो अगर यहाँ से हम लोग को सिर्फ इंटरेस्ट टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट निकालना है तो टीसी आर डी न्यूमरेटर में जाएगा और आर नीचे आएगा, तो आर आर कटेगा तो बचेगा सिर्फ टीसी इंटू डी माने टीसी डी. डोंट वरी, अब इसका यूज करवाएंगे तो पता लगेगा. अभी तो सिर्फ फॉर्मूला जनरेट करना सिखा, ये फॉर्मूला तक पहुंचे कैसे. तो इसमें और एक फॉर्मूला लिख लो सर, ये वाला इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है. ये टीसीडी, ये जो एरिया बन रहा है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे क्वेश्चन का सोल्यूशन उसी पे डिपेंड करेगा. मैं समझ सकता हूँ आप लोग आज थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सब माथा के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि खुशी का चेहरा नहीं है. कॉर्पोरेट टैक्स रेट, लेकिन आप बिलीव करो जब समझ में आएगा इतना अच्छा समझोगे कि तब बोलोगे कुछ जाना आज, ठीक है. वही है, इंतजार का घड़ी थोड़ा समय लगाता है. कॉर्पोरेट टैक्स रेट इक्वल्स टू टीसी, पर्सनल टैक्स रेट ऑन इक्विटी इनकम इक्वल्स टू टी इंटू पीएस. ये फॉर्मूला है, पीएस है, टीपीएस. और पर्सनल टीपीएस, ठीक है. एंड पर्सनल टैक्स रेट ऑन डेब्ट इनकम
इक्वल्स टू टी पी डी, ठीक है, पी टी पी डी, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है सर, टी पी डी लिख लिया सर। तो इन दिस केस tax advantage of debt equals to फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, आप लोग अभी लिखो, इसके जनरेशन पे माथा ना लगाने से ही ज्यादा बेहतर होगा। टीपीएस माइनस टीपीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टीपीडी इंटू डी, ठीक है। अब इसको मैं आगे आगे आपको समझाऊंगा क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। आप एक काम करो, सबसे पहले ना एक क्वेश्चन लिखो, बेसिकली ये पूरा फॉर्मूला ओरिएंटेड एरिया कंप्लीट हुआ, ठीक है। ना ना सारा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बताते बताते कंप्लीट होगा, रुको सर। क्या कंप्लीट हो गया, ये तो जस्ट मैंने अप्रोच को बताया, ये टैक्स रहने से क्या होगा, नहीं रहने से क्या होगा। आप एक क्वेश्चन लिखो तो पता चलेगा। अब बीच में बता रहे क्यों, क्योंकि नहीं तो पूरा एकदम आधा अधूरा जा रहे हो ना, ब्लैंक जा रहे हो, तो कुछ तो भरना है। अभी कहाँ काम कराएंगे इसको, एक एग्जाम्पल लिखो। हाँ मैंने मोटा मोटी बोल सकते हो कि मेन थियोरेटिकल एरिया कवर किया मैं। एक्स लिमिटेड operates in the cement industry. The opportunity industry, the opportunity cost of capital KC for an unlevered farm, unlevered farm. तो बोलते हैं कि दैट इज केसी फॉर एन अनलिवर्ड फार्म। तो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए केसी दिया है, तो फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट का बिजनेस चल रहा है सर, सीमेंट इंडस्ट्री इज 20%, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसका 20%। एक्स लिमिटेड हैज एन EBIT of EBIT of 40 लाख, मैंने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 40 लाख। एक्स लिमिटेड हैज डेब्ट amounting to 100 lakh at 10%, मैंने मैंने डेब्ट है 10% लोन पे एट 10% इंटरेस्ट, ठीक है। और कॉर्पोरेट टैक्स है एट द रेट ऑफ 30%, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स लिमिटेड सीमेंट इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज केसी फॉर एन अनलिवर्ड फार्म है 20%, ठीक है। अच्छा बोलते हैं कि एक्स लिमिटेड एज एन EBIT ऑफ 40 लाख एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसका 40 लाख है। एक्स लिमिटेड का डेब्ट अमाउंटिंग टू रुपीज 100 लाख का है 10% रेट में, कॉर्पोरेट टैक्स है 30% का। इतना सारा चीजें आपको दिया, मैंने टैक्स वाला चीज दे दिया। अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछता है यूजिंग MM मॉडल, using MM model, answer following question. 1. What would have been the value of X limited if it was
अनलीवर्ड। सेकेंड है फाइंड द टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट। तीसरा क्वेश्चन है हेंस find out the value of X Limited। X Limited का वैल्यू कैलकुलेट करने बोल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है सर आपको find the value of X Limited इक्विटी का वैल्यू क्या होगा। एंड पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट X Limited KE एंड KC। ठीक है सर, एक क्वेश्चन का जवाब अभी देंगे, बाकी आप लोग घर पे ट्राई करने के बोलूंगा नहीं। अगर कोई कर सकता है तो ट्राई कर सकता है, ऐसे नॉर्मली मैं उम्मीद नहीं करता क्योंकि मैंने अभी तक डिटेल समझाया नहीं। हाँ बोल सर, कोई कुछ पूछ रहा है, बोलो सर। স্যার কোশ্চেনটা আরেকবার দেখান। কোন কোশ্চেনটা? 3 নম্বরটা। Hence find out the value of X Limited। ঠিক আছে वैल्यू ऑफ স্যার। X Limited, ठीक है। मैं बस एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करूँ, दैट इज व्हाट वुड हैव बीन द वैल्यू ऑफ X Limited इफ इट वाज अनलिवर्ड फंड। क्योंकि इसका फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को लिखा के रखा, तो जस्ट मैं आपको एक चीज छोटा सा आपको सॉल्यूशंस करके आज दिखाता हूँ, बाकी आप लोग घर पे ट्राई करना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीक सॉल्व करवाऊंगा। वैल्यू ऑफ पेन अनलिवर्ड फंड, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला देखो एमएम के स्टार्टिंग में ही लिखाया था, VU इक्वल्स टू VL इक्वल्स टू VU करके लिखा था ना, लिवर्ड इक्वल्स टू अनलिवर्ड। फिर उसमें आपको क्या लिखा था, EBIT इंटू 1 माइनस TC, मैंने C फॉर कॉर्पोरेट के लिए C, ठीक है, डिवाइडेड बाय KC, है ना। ठीक है, क्वेश्चन में चेक करो इसका EBIT कितना है, 1 माइनस टैक्स कितना है, बिजनेस में टैक्स बोला 30%, तो 1 माइनस टी मैंने तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, 1 माइनस 0.3 मैंने 0.7, और केसी कितना है तुम्हारे बिजनेस पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल दिया था मैंने। मार्केट में इस तरह का सिमिलर बिजनेस का जो कैपिटल का खर्चा पड़ जाता है वो 20%, ठीक है। सो 20% मैंने 0.2, सब पॉइंट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, नहीं तो आसान नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो 0.2, तो आपका 40 लाख इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई 0.2, तो बन जाता है 140 लाख, आई थिंक 140 लाख, তাই তো 140 लाख। तो चलिए এটা হচ্ছে वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फार्म, उसमें ये फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया एज पर MM अप्रोच, ठीक है। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट, टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, देखो TCD बोल के। सबसे पहले आपको एक चीज मुझे बताना चाहिए, बहुत लोग शायद पता 1 लाख 20 ना तुम भावो, देखो एक चीज जो लोग समझ नहीं बैठे, टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट का क्या मतलब है। अब जस्ट एक बार एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को फॉलो करो। टैक्स बिजनेस में इंटरेस्ट लोन रहने से बिजनेस में टैक्स एडवांटेज होता है। कैसे होता है, आपके बिजनेस में अगर लोन है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू से EBI TDA मिला है, यानी रेवेन्यू से आपने खर्चा माइनस किया, रेवेन्यू से खर्चा माइनस किया तो EBI TDA माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसमें से आपने डिप्रिसिएशन माइनस करके आपको PBIT या EBIT मिलता है। सारा डेटा आपको ओरिजिनल में भी मिल जाएगा, और PBIT से इंटरेस्ट माइनस करके आपको PBT मिलता है। now क्वेश्चन इज दैट अगर बिजनेस पे इंटरेस्ट, जैसे मानो इस बिजनेस का, ये किसका बिजनेस है, सॉरी इसमें इंटरेस्ट देखो इसका 48 करोड़ का है, इसका 48 करोड़ का लेटेस्ट में जोमेटो का, आई थिंक जोमेटो दिखाया था ना, 48 करोड़ का इसका इंटरेस्ट है।
अगर 48 करोड़ का, ऐसे तो ये लॉस मेकिंग है, लेकिन अगर ये प्रॉफिट होता, एग्जाम्पल के लिए ऐसे भी फिर से दूसरा दिखाऊंगा, ये 965 करोड़ का अगर इसका प्रॉफिट होता, इसमें से अगर 48 करोड़ का इंटरेस्ट माइनस करते, तो 965 करोड़ में सरकार टैक्स ज्यादा लेगा इंटू 30% करके, कि 965 करोड़ माइनस 48 करोड़ करके सरकार हमसे टैक्स ज्यादा लेगा माइनस करके, यानी माइनस करने से टैक्स कम हो जाएगा ना, तो इंटरेस्ट रहने से टैक्स शील्ड जनरेट होता है। बताओ 3 लाख टका बेनिफिट, समझ में आया ना सर? तो टैक्स इंटरेस्ट रहना बिजनेस के लिए टैक्स में बचत करता है। तो अगर आप इंटरेस्ट को मैनेज कर पाते हो तो वो आपको क्या जनरेट करके देता है, टैक्स शील्ड। शील्ड माने क्या, ढाल, कवर, ठीक है। सो लोन बुरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ In every expense, government is bearing 30%. और just being expensive, उसका 30% देगा। हाँ, ये भी बोल सकते हैं, इतना भी ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कि अगर आपके बिजनेस पे लोन है, लोन का अगर मार्केट में इंटरेस्ट है, ठीक है, सो इसका मतलब है कि आप इंटरेस्ट खर्चा कर रहे हो और वो खर्चा करके आपको टैक्स में बचत हो। सो अगर आपका टैक्स का बचत करना है तो थोड़ा बहुत लोन लेके आप उधर टैक्स का बचत कर सकते हो, तो लोन इज नॉट बैड इफ यू कैन मैनेज इट, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट, हमारे ये जो क्वेश्चन चल रहा था, इस क्वेश्चन में टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें फॉर्मूला बना था TCD, ठीक है। अब TCD करने के लिए क्या करना है सर, देखो आपको पता है TCD माने बेसिकली हमारा बिजनेस का 100 लाख का टोटल उसका क्या था, लोन था, है ना। 100 लाख का लोन था, उसका 10% इंटरेस्ट है, लेकिन हमने लोन लेने के कारण, ठीक है, मैंने सॉरी कहाँ चला गया, क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ चला गया, यहाँ पर लिखा था ना भाई, इसके बाद में तो इधर था, ये देखो 100 लाख 10% इंटरेस्ट के साथ और कॉर्पोरेट टैक्स है 30%, एक्स लिमिटेड एज डेब्ट अमाउंटिंग टू ₹100 लाख, इसका लोन कितना है 100 लाख। तो अगर आपको टैक्स एडवांटेज, तो लोन के ऊपर उसको टैक्स एडवांटेज कितना मिल सकता है, टोटल उसका लोन है 100 लाख का और 30% का टैक्स है, तो 100 के ऊपर उसको टैक्स एडवांटेज मिल सकता है 30 लाख का, 100 इंटू 30%, मैंने 100 लाख लोन लेने के लिए 30% टैक्स अमाउंट है, तो उसमें उसको टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट मिल सकता है 30 लाख, दैट इज 30% ऑफ 100, तो 30% हो जाएगा आपका TCD। तो वही है ना, TCD माने क्या, डे फॉर डेब्ट, और TC माने कॉर्पोरेट टैक्स, तो आपको बस वही फॉर्मूला का यूज करना है TCD। तो TC आपका हो गया 30% ऑफ डेब्ट कितना है 100 लाख, तो आपका बन जाता है, ये क्वेश्चन में आपको पूछा था कि मेरा डेब्ट के कारण टैक्स एडवांटेज कितना हो सकता है, तो अप्रोक्स 30 लाख के आसपास का मेरे को डेब्ट के कारण टैक्स एडवांटेज बुझा गया सर। इसमें और एक क्वेश्चन का भी जवाब हो जाएगा आई थिंक, वैल्यू ऑफ इक्विटी, चलो देखो तो कोई बोल सकते हैं कि नहीं, अच्छा वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म, हाँ वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म, हाँ मतलब वही VL एक्स लिमिटेड का ही निकालने से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड ना, वही तो VL निकालेंगे क्योंकि इसका लोन है ना, तो लिवर्ड हो गया ना, लोन है तो फिर लिवर्ड हो जाता है, तो मैं VL करके निकाल सकता हूँ, मतलब उसके लिए हमको क्या चाहिए, अनलिवर्ड का जो वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा स्टार्टिंग क्वेश्चन में, प्लस जो टैक्स एडवांटेज आपको मिल रहा है 16 के 30%, टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट জিজ্ঞেস করছে, ইন্টারেস্ট ট্যাক্স শিট জিজ্ঞেস করছে, ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ অফ ডেব্ট জিজ্ঞেস করছে, মানে আমার ডেব্ট কতটা আছে যার জন্য আমি ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ পাবো, 100 লাখের ডেব্ট আছে 30% ট্যাক্স আছে, তাহলে আমি 30 লাখের ডেব্ট অ্যাডভান্টেজ পেতে, কি বুঝতে পারলে, ইন্টারেস্ট ট্যাক্স শিট জিজ্ঞেস করেন, বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পারলে, আমি এই জন্য তোমাকে বারবার জিজ্ঞেস করলাম কি কিছু অসুবিধা, তুমি বললে হ্যাঁ, ঠিক আছে। तो टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट, टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट कितना हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 30 लाख का, ठीक है। अब हमारा वैल्यू ऑफ अनलिमिटेड कितना था 140 लाख, माने अगर बिजनेस पे लोन ना था
जब बिजनेस पे लोन नहीं था तब मेरा बिजनेस का वैल्यूएशन 140 लाख हुआ था, आप लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो। अब जब मैंने लोन लिया तो उसमें मेरे को टैक्स एडवांटेज कितना मिला, 30 लाख का। तो ये मेरा बिजनेस का वैल्यूएशन स्प्रेड होगा ना, जो मेरे को एडवांटेज वो मेरा वैल्यू है कि नहीं है, जो मेरा एडवांटेज है वो मेरा वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है। तो 140 लाख प्लस 30 लाख कितना हो जाता है, 170 लाख। तो ये हो गया बिजनेस का लीवर्ड फर्म का वैल्यूएशन। अब चौथा और पांचवा क्वेश्चन होमवर्क है, ट्राई करना, सेम फॉर्मूला से हो जाना चाहिए, सेम फॉर्मूला से हो जाना चाहिए, ट्राई करना सर, ठीक है। मैंने जो जो फॉर्मूला दिया, लेकिन सर मैं एक चीज आपको फिर से बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट को एक बार वापस रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि आज मैं एमएम ज्यादा कुछ समझाया नहीं, जस्ट मैंने एमएम को लिखाया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में क्या करूंगा, एमएम को पूरा समझाते हुए रिवाइज करूंगा और साथ साथ और भी काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। लेकिन एक बार घर पे जरूर रिवाइज मार, तो फिर नेक्स्ट वीक करने के बाद मैं कैपिटल स्ट्रक्चर पे आप लोगों को होमवर्क भी दे सकता, आज और कुछ होमवर्क नहीं था, बस यही दो ट्राई कर, ठीक है, हो जाएगा तब, ঠিক আছে সবাই বুঝতে পারলে কি পারলি না, একটু ক্রিটিক্যাল, বাট নেক্সট উইক আমি যখন এমএমটা বোঝাবো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আজকে জাস্ট ক্যালকুলেশন পার্টে দু একটা করালাম, কিন্তু নেক্সট দিন আমি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করবো, তো আর একটু সুবিধা হবে, কারণ আমি নিজে বুঝতে পারি কতটা আমি বুঝিয়েছি আর কতটা আমি বোঝাই না, মানে কই হাত ঘাট। হ্যাঁ বলো স্যার। তাই বলছিলাম ইন্টারেস্টের ব্যাকআপটা পাবো, তাহলে স্যার একটু দেখতাম। হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক, ব্যাকআপ দেবো, হ্যাঁ ব্যাকআপ দিয়ে দেবো, ব্যাকআপ দিয়ে দেবো, তাহলে স্যার রাত্রিবেলা পাবো? রাত্রে না হলে কালকে সকালের মধ্যে দিয়ে দেবো, মানে আচ্ছা রাত্রে আচ্ছা হয়তো ঠিক আমার আছে, একটু লেট নাইট হবে, সকালের মধ্যে দিয়ে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা তাহলে দেখতে হবে, অনেক দেখতে হবে এইটা। হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে বাই। EPM cost of capital, বাই স্যার, গুড নাইট। तुमको बाद में मिलेगा रे बाबा, तुम क्या चिंता कर, Next, sir. কি अरे বলছো? वो मेरा चलता रहता है, किसी के बात पे तुम कहे जाते हो। हाँ सर ठीक है बाय, স্যার কি থ্যাংক ইউ স্যার बाय सर, স্যার बाय।